मेरे पास सिफारिश करने के लिए कोई नहीं है, शिक्षक लोरेन। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। परीक्षा समाप्त होने वाली है, लिन शेन ने कहा और वह जाने के लिए तैयार हो गया। दुष्ट कियानचुन, जो ये सब सुन रहा था, शाप देना चाहता था। लू रैन द्वारा पेश की गई परिस्थितियां किसी भी छात्र के सपनों की चीजें थीं। डीएस बड़ी ई का व्यवहार अकादमी में अद्वितीय था। व्यवहार का स्तर ऐसा था जिसकी हर छात्र को चाहत थी। इसके अलावा एक विशेष भर्ती स्लॉट था जिसका मूल्य अथाह था। छोटी जनजातियों के अनगिनत कुलीन बच्चे अकादमी में शामिल होना चाहते थे लेकिन नहीं हो सके। अगर यह स्लॉट बिक्री के लिए होता तो शायद ये किसी ग्रह के लिए व्यापार नहीं करता, लेकिन उन छोटी जनजातियों के ग्रहों पर यह निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के एक शहर प्राप्त कर सकता था। लिन शेन ने वास्तव में ऐसी शर्तों से इनकार कर दिया था और दुष्ट कियानचुन को लगा कि लिन शेन लगभग कोई अपराध कर रहा है। बस एक बार सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना का प्रदर्शन करो और मैं तुम्हें पुनर्जन्म राख दूंगी, लू रैन ने लिन शेन को जाने से रोके बिना कहा, बस इसे स्पष्ट रूप से कहा। फिर भी उसके शब्दों ने लिन शेन के कदम रोक दिए। वह मुड़ा, लू रैन का सामना किया, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, सौदा। यदि वह चाहें तो वह इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार को 10 बार प्रस्तुत करना चाहेंगे, सिर्फ लू रैन के साथ एक रात बिताने के लिए। ये स्पष्ट रूप से अवास्तविक था, लेकिन जब तक वह लू रैन को दिखाता कि वह वास्तव में सज्जन को जार में आमंत्रित करना जानता है, तब तक अंततः उनके बीच कुछ संबंध हो सकता है। शायद अग्नि बीज प्राप्त करने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे अवसर के बिना भी ये तथ्य कि मिट्टी की मछली पकड़ने का एक एकल प्रदर्शन उसे पुनर्जन्म राख दिला सकता था, आसमान से गिरती हुई पाई की तरह था, भाग्य का एक ऐसा झटका जिसे लिन शेन अस्वीकार नहीं करेगा। जारी रखें, लू रैन ने कहा और उसने एक पुनर्जन्म राख निकाली, उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर बाहर फेंका। पुनर्जन्म राख लिन शेन की ओर नहीं उड़ी और अभी भी उससे कई मीटर दूर थी। लिन शेन को पता था कि लू रैन का क्या मतलब है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे हवा में ही पकड़ लिया और पुनर्जन्म की राख ने दिशा बदल ली और उसके हाथ की हथेली में समा गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद, शिक्षक लो रैन, लिन शेन ने कहा और बैठक कक्ष से बाहर चले गए। वास्तव में ये सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना है, लू रैन ने आह भरते हुए कहा। दुष्ट कियानचुन वहीं हतप्रभ खड़ा रहा, लगभग कुछ सोच पाने में असमर्थ। उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन किया था, अभी अभी उन्हें प्रगति के कुछ संकेत दिखने शुरू हुए थे, तथा वे अभी भी इसमें निपुणता प्राप्त करने से बहुत दूर थे। फिर भी लिन शेन पहले से ही इसे आसानी से उपयोग कर सकता था। ईविल कियानचुन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या लिन शेन ने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी, या उसने ऐसा सिर्फ ईविल कियानचुन द्वारा ब्लैकबोर्ड पर लिखे सिद्धांत को देखने के बाद किया था। यदि यह बाद वाली बात थी तो दुष्ट कियानचुन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिन शेन की प्रतिभा वास्तव में कितनी अपार थी। लेकिन अगर यह पहला मामला था तो यह इतना संयोग कैसे हो सकता है कि उसने ब्लैकबोर्ड पर सज्जन को जार में आमंत्रित करना के बारे में लिखा और लिन शेन ने पहले ही इसका अभ्यास कर लिया था। ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण लग रहा था। चलो चलते हैं, लू रैन ने कहा। उसे एहसास हुआ कि लिन शेन को अकादमी में भर्ती करना असंभव था। उसे पहले से ही इस नतीजे का अंदेशा था, यही वजह है कि उसने हेलियन शेन से कोई वादा नहीं किया था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि लिन शेन को इस तरह के कौशल में महारत हासिल थी। अगर भविष्य में डीएस बड़ी ई का सामना फिर से लिन शेन से हुआ तो शायद उनका पलड़ा भारी न हो। सेलेस्टियल रेस ने बहुत बड़ा सौदा किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट तियानशु ने उसे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन बना दिया, लोरेन ने सोचा। उसे लगा कि उसे डीएस बड़ी ई को चेतावनी देनी चाहिए कि वह लिन शेन को कम न आके। लिन शेन शायद उन नियम आधारित शक्तियों को नहीं समझते थे और शायद उनकी अंतर्दृष्टि में कुछ कमी थी, लेकिन उनकी वर्तमान लड़ाकू क्षमता के साथ डीएस बड़ी ई के लिए उन्हें हराना आसान नहीं होगा। गुरुजी, आप आगे बढ़ें, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलने के बाद दुष्ट कियानचुन ने विदा ली। लू रैन को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि दुष्ट कियानचुन ने सज्जन को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए उसका उसे शिष्य के रूप में लेने का कोई इरादा नहीं था। दुष्ट कियानचुन के चले जाने के बाद वह जल्दी से उस ओर चला गया जहां लिन शेन और अन्य लोग थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, अभ्यास के मैदान पर वेई वुफू और डीएस बड़ी ई कौशल का आदान प्रदान कर रहे थे, और यह पहली बार था कि डीएस बड़ी ई का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसे वह कौशल के मामले में पूरी तरह से पराजित नहीं कर सकता था। यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे मुकाबला कर सकते थे, लेकिन कोई भी वास्तव में केवल कौशल से नहीं जीत सकता था। अधिकांश लोग तियान बुलुओं की तरह थे जो विशेष तकनीकों का अभ्यास करते थे। वे वेई वुफू की तरह व्यक्तिगत अभ्यास से प्राप्त अनुभव और कुशलता पर निर्भर नहीं रहते थे। दोनों लोग बीच बीच में चर्चा करते और समय समय पर बहस करते। वी वुफू की युद्ध क्षमता ने डीएस बड़ी ई को बहुत आश्चर्यचकित किया। कौशल और क्षेत्र के बारे में उनकी धारणाएं बहुत मेल खाती थीं, जिससे डीएस बड़ी ई को ऐसा महसूस होता था जैसे उसे कोई आत्मा मिल गई हो।
समय बीत चुका है। वेई वुफू ने समय देखा, परीक्षा लगभग खत्म हो चुकी थी, उसे वापस लौटना था। वेई वुफू, अध्ययन करने के लिए संस्थान में रहने पर विचार करें। आपकी प्रतिभा के साथ आप अमर बनने के लिए किस्मत में हैं, आप और भी आगे जा सकते हैं। डीएस बड़ी ने ईमानदारी से वेई वुफू को रहने के लिए आमंत्रित किया। मैं लिन शेन का अनुसरण करता हूँ, वेई वुफू ने कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ और कहानियाँ खोजें। लिन शेन वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन उसके पास केवल महान जन्मजात क्षमताएं हैं। उसकी अंतर्दृष्टि और दृष्टि आपकी तरह अच्छी नहीं है। वह भी मजबूत लग रहा है, लेकिन बाद में उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। डीएस बड़ी ने आगे कहा, मुझे पता है कि आप भी उसी जाति के हैं और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए उसके साथ रहना जरूरी नहीं है। अगर आप मजबूत हो जाते हैं तो आप उसकी अधिक मदद कर सकते हैं। वेई वुफू ने आश्चर्य से डीएस बड़ी को देखा और कहा, मैं लिन शेन, बहुत बेहतर है, आप उसके जैसे नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद वेई वुफू ने डीएस बड़ी पर ध्यान नहीं दिया और अभ्यास मैदान छोड़कर चले गए। वी वुफू के जाते ही डीएस बड़ी ने खाली आंखों से देखा और एक पल के बाद उसकी आंखें चमकने लगीं। तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम लिन शेन से बहुत बुरे हो और यहाँ तक कि मुझे उससे कमतर समझते हो? तब मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम भी उससे बुरे नहीं हो। तुम सिर्फ इसलिए खुद को कम आंकते हो क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से उसके साथ हो। वेई वुफू इस बात से अनजान था कि उसके शब्दों ने डीएस बड़ी की लिन शेन से लड़ने की इच्छा को पूरी तरह से भड़का दिया था। डीएस बड़ी ने सोचा कि वेई वुफू और ओयांग्यू अन्य लोगों की तरह जिन्होंने कम उम्र से ही लिन शेन का अनुसरण किया था, वे लिन शेन के शक्तिशाली जन्मजात कौशल के प्रारंभिक प्रदर्शन से प्रभावित थे, इसलिए इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने के बाद उनमें लिन शेन से कमतर होने का भ्रम विकसित हो गया। डीएस बड़ी के विचार में वे खुद को कम आंक रहे थे। पेओनी परी के परीक्षण के बाद डीएसी सीधे महसूस कर सकती थी कि लिन शेन की अंतर्दृष्टि वेई वुफू और ओयांग्यू की तरह अच्छी नहीं थी। विशेषकर वेई वुफू, जिसे डीएसी एक प्राकृतिक मार्शल आर्ट प्रतिभा के रूप में देखता था, वह स्वयं को वेई वुफू से बेहतर मार्शल आर्ट की समझ रखने वाला भी नहीं मानता था। डीएस बड़ी के दृष्टिकोण से वह वेई वुफू को दूसरों द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर किए जाने के भाग्य से मुक्त होने में मदद कर रहा था और उसे अपने वास्तविक मूल्य का एहसास कराने में मदद कर रहा था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, वह एक व्यापक भविष्य का हकदार है। डीएस बड़ी ने दृढ़ता से सोचा, जो पिंजरा तुम्हें बांधता है उसे तोड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिन शेन को निश्चित रूप से इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने एक बार फिर से अनचाही परेशानी को आकर्षित किया है। उसने ये भी सोचा कि वेई के साथ अपने रिश्ते के कारण डीएस बड़ी शायद अब उसे परेशान नहीं करेगी। शेन परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर लौट आया और अभी खड़ा होकर ओयांग्यू से कुछ शब्द ही बोल रहा था कि उसने दुष्ट कियानचुन को अपनी ओर आते देखा। क्या कुछ और है? लिन शेन ने दुष्ट कियानचुन की ओर देखते हुए पूछा। मैंने ब्लैकबोर्ड पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद क्या तुमने सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना में महारत हासिल कर ली? दुष्ट कियानचुन ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। नहीं, मैंने पहले भी इसका अभ्यास किया था, लिन शेन ने सच्चाई से उत्तर दिया। लिन शेन का ये जवाब सुनकर दुष्ट कियानचुन ने फिर से पूछने से पहले स्पष्ट रूप से आराम किया, आपको अभ्यास करने में कितना समय लगा? चूंकि लिन शेन ने अभी तक सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए दुष्ट कियानचुन के लिए अभी भी जगह थी। वह जानना चाहता था कि लिन शेन को सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल करने में कितना समय लगा था। उसका लक्ष्य लिन शेन से कम समय लगाना और अधिक तेजी से इसमें महारत हासिल करना था। इस तरह के कौशल के लिए 4 प्रकार की शक्तियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक को प्रशिक्षित करना अत्यंत कठिन होता है और उन्हें संयोजित करना भी कठिन होता है, जिसे कम समय में हासिल नहीं किया जा सकता। दुष्ट कियानचुन का मानना था कि इस चाल में निपुणता हासिल करने के लिए लिन शेन को कई वर्षों तक कठोर अभ्यास करना पड़ा होगा। मुझे लगता है कई महीने, लिन शेन ने सच बताने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि उसने वास्तव में बहुत लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया था। दुष्ट कियानचुन ये सुनकर दंग रह गया। वह लिन शेन से कम समय बिताना चाहता था, लेकिन उसने जो समय पहले ही बिताया था वह लिन शेन की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक था। जब आपने 4 शक्तियों का अभ्यास करना शुरू किया था, तब से लेकर उनमें निपुणता प्राप्त करने तक क्या आपको आधा वर्ष लगा? दुष्ट कियानचुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। फिर भी उसे उम्मीद की एक किरण थी कि लिन शेन द्वारा बताए गए आधे वर्ष में अकेले 4 प्रकार की शक्तियों का अभ्यास करने का समय शामिल नहीं था, जिसके लिए दुष्ट कियानचुन को 1.5 वर्ष लग गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लगभग आधे साल से अधिक समय तक, लिन शेन ने उत्तर दिया, जबकि उन्होंने वास्तव में किसी भी एक प्रकार की शक्ति को अलग से प्रशिक्षित करने में समय नहीं लगाया था। उन्होंने सीधे लोचिस को पकड़ने की शक्ति से शुरुआत की थी। चालू और बंद। उस समय दुष्ट कियानचुन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। और कुछ? लिन शेन ने दुष्ट कियानचुन की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, अब और नहीं।
दुष्ट कियानचुन को लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई हो, वह उदास होकर वहां से चला गया। ओयांग यूडू ने दुष्ट कियानचुन को जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था, और उसने खुद से इतनी ऊंची आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकता था, संदर्भ बिंदु की तलाश में तुमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। कुछ ही देर में वेई वुफू वापस लौट आया और लिन शेन और अन्य लोगों ने परीक्षण समाप्त होने तक इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने तियान यूनजियांग को भीड़ के बीच से निकलते देखा। अकादमी में प्रवेश के लिए उच्च बाधाओं के बावजूद, जो सामान्य लोगों की पहुंच से परे थी, वास्तव में इस दुनिया में कई उत्कृष्ट व्यक्ति थे, और कुछ योग्य लोगों ने प्रवेश परीक्षा देने के लिए दहलीज पार कर ली थी। तियान यूनजियांग के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर लिन शेन और अन्य लोगों को पता था कि उसके परिणाम संभवतः आदर्श नहीं थे। महाराज, परीक्षा कैसी रही? लिन शेन ने जानबूझकर पूछा। वह तियान यूनजियांग को थोड़ा सा समझाना चाहता था। ये ठीक है, मुझे लगता है। तियान यूनजियांग का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने एक विकृत अभिव्यक्ति को मजबूर किया जो कि आंशिक रूप से चेहरे पर व्यंग्यात्मकता, आंशिक रूप से मुस्कुराहट थी। उसका मुंह हिल रहा था। तो तब आपको नामांकन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आप भर्ती हो जाते हैं तो हमें वापस लौट जाना चाहिए। क्या आप सम्राट तियानशु को कोई संदेश देना चाहते हैं? लिन शेन अंदर से बहुत खुश था। उसे तियान यूनजियांग को ऐसे भाव के साथ देखना अच्छा लगा। कोई ज़रूरत नहीं, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? मैं थक गया हूँ। मैं आराम करने के लिए होटल वापस जा रहा हूँ। मुझसे बात करना बंद करो, तियान यूनजियांग ने झल्ला कर कहा और जाने के लिए मुड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन के संकेत पर ये जिन की 4 महिलाओं ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से तियान यूनजियांग का पीछा किया। लिन शेन बहुत प्रसन्नचित होकर उनके पीछे चल रहा था। उसका मूड बहुत अच्छा था। यदि तियान यूनजियांग को प्रवेश नहीं मिलता तो उसे उसके साथ स्काई पिनिकल स्टार पर लौटना पड़ता, जिसका अर्थ ये होता कि उसने सम्राट तियानशु द्वारा सौंपा गया कार्य आसानी से पूरा कर लिया था। यद्यपि मैं इसे 100% पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन कम से कम इसमें कोई नुकसान या गड़बड़ी नहीं थी। जैसे ही मैं सोच रहा था कि अब मैं शांति से घर लौट पाऊंगा, अचानक मैंने अपने सामने भीड़ के बीच डीएस बड़ी ई की आकृति देखी। लिन शेन ने देखा कि डीएस बड़ी ई भीड़ के बीच में स्थिर खड़ी थी, उसकी दिशा में एक अजीब सी नज़र से देख रही थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। तियान यूनशियांग ने जब डीएस बड़ी ई को आगे आते देखा तो उसका उदास मन तुरंत उठ गया और वह बादलों में गायब हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी। डीएस बड़ी ई। तियान यूनजियांग डीएस बड़ी ई से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। वह अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सकी, और उसने देखा कि डीएस बड़ी ई की नज़र लिन शेन पर टिकी थी, जो उसके पीछे चल रहा था। लिन शेन, चलो एक लड़ाई करते हैं, डीएस बड़ी ई ने कहा। वह हमेशा एक अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, जो जहां भी जाता था हमेशा लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाता था। यद्यपि यह सुप्रीम एकेडमी के अंदर था, जहां छात्र अक्सर बाहर के विपरीत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किए बिना ही डीएस बड़ी ई को देख सकते थे, लेकिन फिर भी डीएसी एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी हर कोई परवाह करता था, और उसके शब्दों ने अचानक से शोरगुल से भरी अकादमी में शांति ला दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीड़ का आना जाना बंद हो गया और सबकी निगाहें डीएस बड़ी ई और लिन शेन की ओर मुड़ गईं। डीएस बड़ी ई के इस तरह से मंच पर आने से कई लोगों ने लिन शेन को पहचान लिया। आखिरकार नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई में लिन शेन का प्रदर्शन काफ़ी प्रभावशाली था, और कई लोगों ने उन्हें याद किया। लिन शेन वास्तव में अकादमी में आया था और डीएस बड़ी ई उसे चुनौती दे रहा है। ऐसा लगता है कि अंततः उनका आमना सामना होना तय है। ओयुयांग यूदू भी यहाँ है। उसने कहा कि अगर लिन शेन जीतना चाहता है तो वह डीएस बड़ी ई को हरा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। मेरी इच्छा पूरी कर दी, तुम भी यही मानते हो? डीएस बड़ी ई तो डीएस बड़ी ई ही है। वह इस दुनिया में एक अनोखा व्यक्ति है। अपने स्तर पर वह वास्तव में अजेय है, उन लोगों की तरह नहीं जो अजेय होने का दिखावा करके भाग जाते हैं। जरूरी नहीं, मुझे लगता है कि लिन शेन वास्तव में मजबूत है। लोग चर्चा में व्यस्त थे, लेकिन लिन शेन को बस घबराहट महसूस हो रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक था, तो फिर डीएस बड़ी ई को अचानक से इतना गुस्सा क्यों आया और उसने ये हरकत क्यों की? डीएस बड़ी ई, मुझे कुछ आधिकारिक कर्तव्य निभाने हैं। लिन शेन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि डीएस बड़ी ई ने उसे बीच में रोक दिया। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, जीतें या हारें, आपके पास सर्वोच्च भूमि का उपयोग करने का एक अवसर हो सकता है। इन शब्दों पर वहां बड़ा हंगामा मच गया। यहां तक कि लिन शेन ने भी हैरानी से डीएस बड़ी ई को देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या डीएस बड़ी ई मजाक कर रही थी। लिन शेन को सर्वोच्च भूमि के बारे में पता था। वह हाल ही में शोध कर रहा था कि निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया जाए, इसलिए उसने इस विषय पर बहुत सारी जानकारी देखी थी।
सर्वोच्च भूमि आधार उत्परिवर्तन के लिए सर्वोच्च कुल के लिए विशिष्ट थी, और यद्यपि ये केवल निर्वाण स्तर की आधार उत्परिवर्तन भूमि थी, फिर भी इसकी प्रसिद्धि किसी भी तरह से उन पौराणिक भूमियों से कम नहीं थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अमर प्राणियों को जन्म देती हैं, बल्कि शायद उससे भी अधिक। आखिरकार अधिकांश लोगों के लिए, भले ही वे अमर भूमि के बारे में जानते हों, निर्वाण के लिए इसका उपयोग करना कठिन होगा, क्योंकि गैर मानव में बदल जाने की 99.99% संभावना थी। वास्तव में निर्वाण भूमि का उपयोग करने में अमानव बनने का जोखिम भी बहुत अधिक था, और साधारण आरोही निश्चित रूप से अपने परिवर्तन के लिए ऐसी भूमि का चयन नहीं करेंगे। लेकिन सर्वोच्च भूमि अलग थी, जिसे सर्वोच्च कुल द्वारा संशोधित किया गया था। वहां निर्वाण प्राप्त करने वाले आरोही को गैर मानव प्राणियों में बदल जाने का लगभग कोई खतरा नहीं था, बल्कि वे सीधे निर्वाण प्राणी बन सकते थे, जिससे कई जटिलताएं दूर हो जाती थीं, और निर्वाण के बाद उनकी शक्ति सामान्य निर्वाण प्राणियों की तुलना में अधिक होती थी। सर्वोच्च भूमि में एक बार निर्वाण प्राप्त करना अन्य आधारभूत उत्परिवर्तन भूमियों में 2 या 3 बार पूरा करने के बराबर हो सकता है, या शायद उससे भी अधिक। आरोही लोगों के लिए इसमें निस्संदेह एक जबरदस्त आकर्षण था। अपर्याप्त शक्ति या बहुत कम पुनर्जन्म वाले कई लोग, जो फिर भी निर्वाण प्राणी बनने की आकांक्षा रखते थे, वे सर्वोच्च भूमि में निर्वाण से गुजरने का मौका पाने को धोखा मानते थे। सर्वोच्च भूमि लिन शेन के लिए भी उतनी ही आकर्षक थी। ऐसा अवसर मिलने से उसका जोखिम कम हो जाता और वह बहुत सारी परेशानियों से बच जाता, जो स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट था। मुख्य बात यह थी कि सर्वोच्च भूमि केवल सर्वोच्च कुल के सदस्यों के लिए ही खुली थी, तथा अन्य जातियों के व्यक्तियों को वहां जाने का अवसर मिलना दुर्लभ था। कई कुलीन लोग और यहाँ तक कि अन्य जातियों के राजपरिवार के लोग भी, जो अपनी संतानों को परम भूमि में निर्वाण प्राप्त कराने की इच्छा रखते थे, पात्रता प्राप्त नहीं कर सके। लिन शेन ने एक क्षण विचार किया और फिर पूछा, क्या ये सच है? डीएस बड़ी ई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक परेशानी मुक्त ज़ैड टोकन निकाला और लिन शेन की ओर फेंक दिया। ये सर्वोच्च भूमि में प्रवेश करने का टोकन है। इसके साथ आप किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं। लिन शेन ने ज़ैड टोकन पकड़ लिया और उसे इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं था। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में डीएस बड़ी ई शायद ही झूठ बोलती। क्या कोई भी सर्वोच्च भूमि में प्रवेश कर सकता है जब तक उसके पास परेशानी मुक्त ज़ैड टोकन है? लिन शेन ने आगे पूछा। यदि वह सर्वोच्च भूमि पर न जाना चाहे तो वह टोकन किसी और को दे सकता है। हर परेशानी मुक्त ज़ैड टोकन पंजीकृत है। सर्वोच्च भूमि में प्रवेश के लिए व्यक्ति को ज़ैड टोकन के अनुरूप होना आवश्यक है। डीएस बड़ी ई ने उदासीनता से कहा, हालांकि आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं आपके नाम पर रिकॉर्ड बदल दूंगा, या जिसे भी आप इसे बदलना चाहते हैं। जब तक वे बुरे काम करने वाले नहीं हैं और मेरे कबीले से संबंधित नहीं हैं, मैं परिवर्तन में आपकी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसे केवल एक बार ही बदला जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ द्वंद्वयुद्ध करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लिन शेन को लगा कि इस सौदे में उसे कोई नुकसान नहीं है। वह एक लड़ाई लड़ेगा, और चाहे जीत हो या हार, उसे सर्वोच्च भूमि में प्रवेश करने का मौका मिलना तय था। बोलो। डीएस बड़ी ई बेफिक्र थी। लिन शेन ने घोषणा की, हमारी लड़ाई का प्रसारण नहीं किया जाएगा, न ही दर्शकों को इसे देखने की अनुमति दी जाएगी, तथा परिणाम को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लिन शेन की हालत ने तुरंत आसपास की भीड़ में असंतोष पैदा कर दिया। वे सभी लिन शेन और डीएसी के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, और अब लिन शेन कह रहा था कि वह दर्शकों के बिना एक निजी द्वंद्व चाहता है, जिससे उनका गुस्सा भड़क उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन, क्या तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकती? बिल्कुल, उसमें भव्यता की भावना नहीं है। वह ज़ैड पर टिका चाहता है और अपनी प्रतिष्ठा खोने से डरता है। क्या आपको लगता है कि सभी अच्छी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए? अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह पहले ही गति के मामले में हार चुका है। लिन शेन निश्चित रूप से नहीं जीत सकता। उसके लिए जीतना पहले से ही असंभव है। क्या आपको सचमुच लगता है कि वह डीएस बड़ी ई को हरा सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि तियान यूनजियांग भी नाखुश था। उसने लिन शेन से कहा, अन्य लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे देखना चाहिए। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को देखते हुए कहा, अगर दूसरे लोग नहीं देखते तो कोई बात नहीं, और यहाँ तक कि मेरे कबीले के लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपके दोस्त किनारे से देख सकते हैं? हाँ, हम देखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, तियान यूनशियांग ने तुरंत कहा। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि डीएस बड़ी ई ऐसी बात कहेगी, और उसे लगभग संदेह होने लगा कि उसके साथियों के बीच कोई सर्वोच्च कबीले का जासूस हो सकता है। लेकिन इस बात पर विचार करने पर, जो कुछ लोग वह साथ लाया था, उनमें सर्वोच्च कुल का जासूस शामिल होना संभव नहीं था। सहमत। लिन शेन ने सहमति जताई। तो फिर मेरे साथ आओ। डीएस बड़ी ई मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी, लिन शेन के आने का इंतजार करते हुए। भीड़ बहुत निराश थी। हालांकि उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन वे अभी भी लिन शेन और डीएसी के बीच टकराव देखना चाहते थे, एक शीर्ष स्तरीय आरोही द्वंद्व जिसे वे कभी भी नहीं देख सकते थे। विशेषकर अकादमी के छात्र, उनमें से प्रत्येक ने बहुत निराश महसूस किया। लिन शेन, क्या तुम मुझे भी देखने दोगी?
मुझे विश्वास है कि तुम जीत सकती हो और मैं खुद इसका गवाह बनना चाहता हूँ। दुष्ट कियानचुन उसी समय आया जब लिन शेन उसका पीछा करने वाला था और बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन को अविश्वास से देखते हुए दुष्ट कियानचुन ने धीमी आवाज में कहा, मैंने डीएस बड़ी ई के खिलाफ मुकाबला करने के लिए इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार का अध्ययन किया था। मैं वास्तव में अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि आप उसे इससे कैसे हराते हैं। अगर आप मुझे देखने की अनुमति देते हैं तो मैं आपका एहसानमंद हो जाऊंगा। अगर कभी भी आपको मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं दुष्ट ड्रैगन कबीले के युवराज के रूप में अपनी कसम खाता हूं, जब तक यह मेरी शक्ति में है मैं इसे पूरे दिल से करूंगा। आप देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं और बात नहीं करेंगे। लिन शेन ने एक पल के लिए विचार किया और ईविल कियानचुन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। ईविल ड्रैगन कबीला भी एक शीर्ष स्तरीय जाति थी। हालांकि वे संख्या में कम थे, वे युद्ध में अपनी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और उनका सेलेस्टियल रेस या मनुष्यों के साथ कोई संघर्ष नहीं था। लिन शेन नहीं चाहता था कि अन्य लोग लड़ाई देखें, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक उजागर नहीं करना चाहता था, न ही वह हर समय अनुसंधान के लिए लक्षित होना चाहता था। मुख्य मुद्दा ये था कि इतने सारे लोगों के सामने उन्हें लापरवाही से काम करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर दुष्ट कियानचुन देखना चाहता था तो उसे देखने दो। दुष्ट ड्रैगन कबीले के राजकुमार का पक्ष प्राप्त करना इतना बुरा सौदा नहीं था। मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे सच में विश्वास है कि आप जीत सकते हैं। लिन शेन, मैं आपका कट्टर प्रशंसक हूँ, मुझे जाने दीजिए। आप सभी एक तरफ हट जाए, मैं सच्चा कट्टर प्रशंसक हूँ। मैं बचपन से लिन शेन की लड़ाइयाँ देखता आ रहा हूँ, मुझे अपने आदर्श का उत्साहवर्धन और समर्थन करना चाहिए। आइडल, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अचानक वहां लिन शेन के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें से प्रत्येक ने दावा किया कि वे उसके समर्थन में हैं। लिन शेन ने उनकी परवाह नहीं की। ये जिंग चार देवियों के संरक्षण में वह अकादमी के भीतर एक टेलीपोर्टर के पास डीएस बड़ी ई का पीछा करता रहा। कर्मचारियों ने उन्हें थाउजेंड आइलैंड स्टार पर भेज दिया, जो एक विशाल जल क्षेत्र था जिसके अधिकांश क्षेत्र पर महासागर था तथा बीच में केवल अनेक द्वीप थे। थाउजेंड आइलैंड स्टार का वातावरण लगभग मानव मात्र ग्रह के समान ही था, यहाँ तक कि यह मानव निवास के लिए अधिक उपयुक्त था। अंतर केवल इतना था कि इन द्वीपों और महासागरों में बड़ी संख्या में बेस वेरिएंट जीव निवास करते थे, जो बेस म्यूटेशन स्तर से लेकर निर्वाण स्तर तक के थे। समूह एक द्वीप पर पहुंचा और डीएस बड़ी ई ने पहले ही कर्मचारियों के साथ व्यवस्था कर ली थी कि इस दौरान किसी अन्य को थाउजेंड आइलैंड स्टार पर टेलीपोर्ट नहीं किया जाएगा, जिससे प्रभावी रूप से वह स्थान उनके लिए बुक हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सारी व्यवस्थाएं डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को खोजने आने से पहले ही कर ली थीं। उसने शुरू में यह नहीं चाहा था कि दूसरे लोग लिन शेन की हार देखें, वह बस वेई वुफु को यह बताना चाहता था कि लिन शेन उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने सोचा था। ये जिंग और अन्य लोग द्वीप पर खड़े थे, जबकि लिन शेन और डीएस बड़ी ई समुद्र तट पर एक दूसरे के सामने थे, एक महान युद्ध के लिए तैयार। लिन शेन, हमारी लड़ाई में कृपया अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें और कोई पछतावा न छोड़ें, डीएस बड़ी ई ने लिन शेन से कहा। बेशक, लिन शेन ने जवाब दिया, क्योंकि वह बेस म्यूटेशन से गुजर रहा था। उसका शरीर एक कवच में लिपटा हुआ था और उसने कई जन्मजात क्षमताओं को सक्रिय किया। एक पल के लिए उसके शरीर का कवच सूरज की तरह चमक उठा, एक शानदार चमक बिखेर रहा था। सुप्रीम अकेडमी के एक कार्यालय में लू रैन और अकेडमी के शीर्ष अधिकारियों का एक समूह होलोग्राफिक प्रक्षेपण के माध्यम से देख रहा था। एक बुजुर्ग शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से हमने थाउजेंड आइलैंड स्टार पर स्काई वॉल्ट सिस्टम स्थापित कर लिया था, अन्यथा हम इस रोमांचक आयोजन से चूक जाते। लिन शेन की योग्यताएं बुरी नहीं हैं, उसे डीएस बड़ी ई के लिए कुछ परेशानी पैदा करनी चाहिए। आशा करते हैं कि वह कुछ समय तक टिके रहेंगे और इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। अधिकांश बड़े खिलाड़ी डीएस बड़ी ई की जीत के बारे में आशावादी थे, लेकिन केवल लो रैन को पता था कि लिन शेन को हराना शायद इतना आसान नहीं होगा। सभी की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा के बीच अंततः युद्ध शुरू हुआ। डीएस बड़ी ई ने तुरंत डस्ट लाइफ बेस का उपयोग किया और उसे तारों की एक धार में बदल दिया जो लिन शेन की ओर बढ़ी। ये वही चाल थी जिसका उपयोग उसने पहले यांग युडू के खिलाफ किया था। हर कोई लिन शेन को देख रहा था और जानना चाहता था कि वह इस चाल को कैसे तोड़ेगा। तारों की बौछार का सामना करते हुए लिन शेन की चमक फूट पड़ी, मानो किसी दिव्य प्राणी ने उस पर कब्जा कर लिया हो, और उसने एक मुक्का मारा। सफिंग 5 चेन पंच सबसे शक्तिशाली प्रहार था जिसका इस्तेमाल लिन शेन कर सकता था जब उसे अपनी सीमा तक धकेला गया। धमाका, तारों की धार उमड़ पड़ी। सबसे मजबूत मुट्ठी शक्ति भी आकाशगंगाओं के अंतहीन हमले का सामना नहीं कर सकी। लिन शेन के मुक्के को चीर दिया और उसके शरीर को उड़ा दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। धप, लिन शेन रेतीले समुद्र तट पर गिर पड़े। कई बार संघर्ष करते हुए वे उठने में असमर्थ रहे। तुम बहुत मजबूत हो। मैं हार गया। मुझे इससे नफरत है। लिन शेन के चेहरे का कवच उतर गया और उसने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया।
द्वीप पर मौजूद लोग और बाहर से झांक रहे बड़े बड़े लोग सभी अचंभित रह गए, उनके मुंह खुले रह गए, कुछ देर के लिए तो वे अवाक रह गए। बहुत नकली है, बहुत ज्यादा नकली। लोरेन ने लिन शेन के हाव भाव को ऐसे देखा जैसे वह किसी मंच अभिनेता को प्रदर्शन करते देख रहा हो। प्रदर्शन के संकेत बहुत भारी और अतिरंजित थे। विशेषकर वह आखिरी खून का थूक, ऐसी चीज थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। घाव सहना, फिर खून बहना, किसने किसी को जानबूझकर अपने चेहरे का कवच उतार कर खून थूकते देखा है? मानो वे चिंतित हों कि किसी को पता न चल जाए कि उनके खून बह रहा है। यदि यह एक मंचीय नाटक होता तो लोरेन को ये काफी जीवंत और मार्मिक लगता, लेकिन जीवन या मृत्यु के द्वंद्व में लोरेन को लगा कि लिन शेन वास्तव में हद से आगे बढ़ गया था और हद से ज्यादा बेशर्म हो गया था। यहाँ तक कि दुष्ट क्यानचुन भी चकित था, क्योंकि उसने अनगिनत संभावनाओं पर विचार किया था जिनमें से किसी में भी ऐसा परिणाम शामिल नहीं था। ये जिनकी 4 महिलाओं के हाव भाव थोड़े अजीब थे, वे लगभग अदृश्य रूप से खुद को लिन शेन से दूर कर रही थीं, मानो वे नहीं चाहती थीं कि दूसरों को पता चले कि वे उससे परिचित हैं। डीएस बड़ी ई के लोग लिन शेन को देखकर अचंभित थे, जो हार मान चुका था और समुद्र तट पर निश्चल पड़ा था। उनकी आंखें फड़क रही थीं और दांत भीग रहे थे और उन्होंने कहा, स्वर्ग के जाल पर कई लोग आपको लिन द एक्टर कहते हैं और मैं सोचता था कि वे गलत हैं, लेकिन आज मुझे अंततः समझ में आया, वे बिल्कुल सही थे। आप सिर्फ एक अभिनेता हैं। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत हैं, मैं वास्तव में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जब हम बाद में बाहर जाएंगे तो मैं ईमानदारी से सभी को बताऊंगा कि मैं आपकी अपार शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, आपकी एक चाल से पराजित हो गया। सहपाठी ईविल क्यानचुन इसकी गवाही दे सकता है, लिन शेन ने मुश्किल से कहा जैसे ही वह बैठा ईविल क्यानचुन की ओर देखा। गवाही दो? मैं किस बात की गवाही देने वाला हूं? मैं दुष्ट क्यानचुन अपने दिल में उपहास करना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि लिन शेन ने जो कहा वह गलत नहीं था। लिन शेन वास्तव में डीएस बड़ी की एक ही चाल से हार गया था और उसने यह अपनी आंखों से देखा था। दुष्ट क्यानचुन केवल इतना कह सकता था कि यह लिन शेन पूरी तरह से बेशर्म था। जैसे ही डीएस बड़ी ने घोषणा की कि चाहे लिन शेन जीते या हारे, वह उसे सर्वोच्च भूमि में प्रवेश करने का अवसर देगा, लड़ाई प्रभावी रूप से समाप्त हो गई थी। लिन शेन को देखते हुए डीएस बड़ी अचानक हंस पड़ी। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में आपकी लाश को बाहर ले जाऊंगी और स्वाभाविक रूप से सभी को पता चल जाएगा कि आप हार गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा कहते हुए डीएस बड़ी ने लिन शेन पर सीधा मुक्का मारा। वह लड़ने के लिए धूल को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उस समय वह बस लिन शेन पर कुछ घूंसे मारना चाहता था, इससे भी बेहतर अगर वह उसे मार सके। आप निष्पक्ष नहीं खेल रहे हैं, मैंने पहले ही हार मान ली है। डीएस बड़ी को गंभीर होते देख लिन शेन जमीन से उछल पड़ा और तुरंत सैकड़ों मीटर पीछे हट गया, क्योंकि डीएस बड़ी के मुंह से समुद्र तट पर दर्जनों मीटर व्यास वाला गड्ढा बन गया था। आज तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो मुझे हरा दो या फिर मेरे द्वारा मारे जाओ। डीएस बड़ी जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो लिन शेन कभी भी उससे गंभीरता से नहीं लड़ेगा। क्यों परेशान होना? हमारे बीच पहले कोई शिकायत नहीं थी, हाल के दिनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर हमें मौत तक क्यों लड़ना चाहिए? लिन शेन ने आह भरी। बकवास बंद करो, तुम जियो या मरो ये तुम पर निर्भर है। डीएस बड़ी जितना भी धैर्यवान था, वह अब लिन शेन को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ हद तक गुस्से में दूसरा कदम उठाने वाला था। एक क्षण रुको, लिन शेन ने जल्दी से पुकारा, डीएस बड़ी को गंभीरता से देखते हुए, और पूछा, क्या हम वास्तव में जीवन या मृत्यु द्वंद्व में लगे हुए हैं? वास्तव में, डीएस बड़ी ने अधिक स्वर में उत्तर दिया। क्या ये जीवन या मृत्यु का द्वंद्व है, जहां एक को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी तथा दूसरे को मौत के घाट उतारने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा? लिन शेन ने फिर पूछा। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, बेशक, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, डीएस बड़ी ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि लिन शेन उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा, बजाय इसके कि वह पहले जैसा दिखावा करे जो उसका अपमान होगा। अच्छा, चूंकि ऐसा है तो मुझे आपके अनुरोध को पूरा करना होगा और अपनी पूरी ताकत और साधनों के साथ आपसे लड़ना होगा, लिन शेन ने कहा, और उसने सीधे फोल्डिंग फैन और म्यूटेड जेड लिंगलोंग को बुलाया। फिर उसने 2 बार सीधे डीएस बड़ी पर पंखा चलाया और म्यूटेड जेड लिंगलोंग ने भी दमनकारी पर्वत और नदियों के कौशल का उपयोग करके म्यूटेड युक्सी लाइफ बेस को बुलाया। डीएस बड़ी इस दृश्य को देखकर घबराया नहीं बल्कि प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि लिन शेन वास्तव में उससे गंभीरता से लड़ने जा रहा था। उसे लिन शेन के पालतू जानवरों का उपयोग करने का डर नहीं था, उसे केवल इस बात का डर था कि लिन शेन अपनी पूरी कोशिश नहीं करेगा। उसने बाद में क्रिस्टिन के साथ लिन शेन की लड़ाई भी देखी थी और जानता था कि लिन शेन के जीवन आधार में ताकत को कमजोर करने की क्षमता थी, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने रहस्यमय पात्रों को अपने शरीर पर उतरने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी ताकत को बार बार कमजोर होते हुए महसूस करते हुए डीएस बड़ी ने विरोध नहीं किया। उसने सोचा कि यह एक अच्छी बात है।
इस तरह से लिन शेन को हराने से वेई वुफू पूरी तरह से जाग जाएगा और उसे एहसास होगा कि लिन शेन उतना अजेय नहीं था जितना उसने कल्पना की थी, जिससे उसकी मनोवैज्ञानिक छाया टूट गई। डीएस बड़ी ई ने शुरू में सोचा था कि चूंकि लिन शेन ने इतनी सारी कमज़ोर करने वाली क्षमताओं का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन कौन जानता था कि लिन शेन वहां खड़ा होगा, अपने फोल्डिंग फैन को हिलाएगा और ये जिंग की 4 महिलाओं की ओर इशारा करते हुए उसने दूर से कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? संगीत शुरू। ये जिंग की चारों महिलाएं थोड़ा हैरान थीं। जब लिन शेन ने उन्हें उधार लिया था तो उसने उन्हें कुछ बातें बताई थीं, लेकिन इस समय उनसे ऐसा करवाना उनके लिए कुछ शर्मनाक था। फिर भी भले ही यह शर्मनाक हो, उन्होंने लिन शेन के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक अपने जीवन आधारों को बुलाया। कीबोर्ड, ड्रम सेट, बास, गिटार, चारों महिलाओं ने एक बैंड बनाया। जैसे ही संगीत बजता, डेथ रॉक जैसी लय बजती, फिर वे उन्हें एक साथ गाते हुए सुनती। आसमान विशाल है, खेत असीम है, मेरा जीवन सबसे जंगली है, माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। उनके गायन से लिन शेन के शरीर में अचानक असीम शक्ति उमड़ पड़ी। भाड़ में जाओ, उसके पास तो लड़ाई के लिए अपना खुद का बैंड भी है। बॉस खुद को कोसने से नहीं रोक सका। ये चीयरलीडिंग टीम वास्तव में बुरी नहीं है, हर एक महिला बहुत खूबसूरत है। जब मैं छोटा था तब मुझे इस तरकीब के बारे में क्यों नहीं सूझा? एक बूढ़े व्यक्ति ने अफसोस जताते हुए कहा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, उसके पास युद्ध गीत की प्रतिभा है और इन 4 महिलाओं द्वारा गाए गए युद्ध गीत उसकी ताकत बढ़ाएंगे। अंत में किसी ने ऐसा वाक्य कहा जिसने बॉस को आश्चर्यचकित कर दिया, जो ये जिंग की 4 महिलाओं की सुंदरता पर विलाप कर रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। वे शायद ही कभी आरोही स्तर पर लड़ाई पर ध्यान देते थे। केवल कुछ लोगों ने आरोही स्तर पर रैंकिंग लड़ाई देखी थी, अधिकांश ने केवल लिन शेन और क्रिस्टिन के बीच द्वंद्व युद्ध देखा था और उन्हें नहीं पता था कि लिन शेन में युद्ध गीत की प्रतिभा क्षमता भी थी। दुष्ट कियानचुन ने आंखें फैलाकर और मुंह खोलकर देखा। उसने पहले भी किराए के बाहुबलियों के साथ लड़ाई देखी थी, लेकिन उसने कभी बैंड के साथ लड़ाई नहीं देखी थी। और सच में 4 खूबसूरत महिलाओं द्वारा बनाया गया बैंड देखने में बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ तक कि जब वे ऐसे भद्दे गीत गाती थीं तो वे भी इतने अश्लील नहीं लगते थे। डीएस बड़ी ई, चूंकि यह मौत की लड़ाई है इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, लिन शेन ने कहा और उसने उस पर सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक शुरू कर दिया। लेकिन बैंड के वॉर सॉन्ग द्वारा संवर्धित सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक ने एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जो पिछली सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक्स की सादगी से कोसों दूर थी। एक विचार के साथ डीएस बड़ी ई ने हजारों धूल कणों को तारों की एक नदी की तरह लिन शेन की ओर उड़ा दिया। इस कदम ने लिन शेन के सफिंग क्विंटुपल स्ट्राइक को उड़ा दिया था और उसने शुरू में सोचा था कि यह निश्चित रूप से ट्रिपल स्ट्राइक के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं होगा। इसमें एक समस्या थी, डीएस बड़ी ई ने लिन शेन के प्रति बैंड के आकर्षण की तीव्रता को कम करके आंका था। एक सामान्य आरोही द्वारा युद्ध गीत गाने से वास्तव में लिन शेन को कोई मजबूत लाभ नहीं मिलता है, बल्कि प्रभाव को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में है। यदि संगीत आधारित विशेषता के साथ तालमेल है तो प्रभाव केवल संख्याओं का मामला नहीं है। जिस तरह वेई वुफू ने लय और युद्ध गीत के संयोजन में क्विक्स इन वुडन फिश का उपयोग किया, उससे लिन शेन को काफ़ी लाभ मिल सकता है। किक्स इन वुडन फिश और वेई केवल आरोही स्तर पर थे और इसके अलावा वेई के पास वास्तविक संगीत आधारित शक्ति नहीं थी। हालांकि ये जिंग की 4 महिलाएं निर्वाण स्तर के संगीत आधारित पावरहाउस थीं, जिनके सभी जीवन आधार संगीत वाद्ययंत्र थे। उनकी संगत और गायन से युद्ध गीत का ऐसा बफ पैदा हो सकता था जो वेई द्वारा प्रदान किए जाने वाले बफ से कहीं ज्यादा मजबूत था। युद्ध गीत के संवर्धन के साथ लिन शेन का सफिंग ट्रिपल पंच ऊंची लहरों की एक श्रृंखला की तरह था, जो आश्चर्यजनक रूप से धूल के आकाशगंगा तूफान को उलट रहा था और डीएस बड़ी ई की ओर प्रहार कर रहा था। वह भयानक शक्ति भूस्खलन के समान थी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। डीएस बड़ी ई की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वास्तव में वह अंतरिक्ष में धूल को नियंत्रित कर सकता था और उसे जीवन आधार में बदल सकता था, लेकिन यह एक निश्चित सीमा के भीतर था। आखिरकार वह अभी आरोही स्तर पर था और उसकी क्षमता सीमा सीमित थी। अगर वह अमर हो जाता तो शायद वह अनगिनत सितारों को वास्तव में नियंत्रित कर सकता था। फिलहाल वह केवल एक निश्चित मात्रा में धूल को ही नियंत्रित कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं था। डीएस बड़ी ई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। उसने एक मुक्का मारा, मुट्ठी की शक्ति आने वाली ज्वार की लहरों की ओर एक स्नोबॉल की तरह लुढ़क गई। हालांकि जब यह मुक्का फेंका गया तो इसका वह असर नहीं हुआ जिसकी डीएस बड़ी ई ने उम्मीद की थी, क्योंकि उस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों ने उसकी विशेषता और कौशल शक्ति दोनों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। लुढ़कता हुआ स्नोबॉल उतना मजबूत नहीं था जितना की उम्मीद की गई थी। फिस्ट पावर पंच तरंग को रोकने में असफल रहा, बल्कि उससे बिखर गया और तरंग के साथ साथ डीएस बड़ी ई की ओर बढ़ गया।
डीएस बड़ी ई की आंखें सिकुड़ गईं, उसके शरीर से किसी देवता की तरह रहस्यमयी चमक निकल रही थी और उसके माथे पर पवित्र प्रकाश का एक बिंदु प्रकट हुआ। ये पवित्र प्रकाश दिव्य पवित्र नेत्र के समान प्रकट हुआ, जो पंचतरंग पर केंद्रित हुआ तथा प्रकाश की किरण छोड़ रहा था। धमाका! पंचतरंग को पवित्र नेत्र दिव्य प्रकाश द्वारा चकनाचूर कर दिया गया, जिससे पर्यवेक्षकों ने प्रशंसा में कहा, डीएस बड़ी वास्तव में एक जन्मजात निर्वाण प्राणी है, जो एक आरोही के रूप में अपनी विशेषता की शक्ति का उपयोग करता है, जो ब्रह्मांड में केवल एक दूसरे के बाद दूसरा है। लेकिन इससे पहले कि उनका उद्गार समाप्त होता, उन्होंने लिन शेन को लगातार मुक्के बरसाते और सफिंग फिस्ट छोड़ते देखा। एक दूसरे के ऊपर परतदार सुनामी की तरह अंतहीन पंचतरंगे डीएस बड़ी की ओर टूटती हुई आ रही थीं। निर्वाण लेवल बैंड की संगत के साथ लिन शेन की शक्ति 1 या 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई। प्रत्येक सफिंग मुट्ठी हमले की विशेषता शक्ति पहले से ही 1000 से अधिक हो गई थी, यहाँ तक कि एक निर्वाण स्तर जीवन शक्ति विशेषता के साथ मेल खाने में सक्षम थी। डीएस बड़ी वास्तव में अजेय थी, क्योंकि दिव्य पवित्र नेत्र ने लगातार लिन शेन के मुक्का तरंगों को तोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन बस इतना ही था, उसका डस्ट लाइफ बेस लिन शेन पर हमला करने में असमर्थ था, बार बार उसकी ओर आ रही भयानक पंचतरंगों द्वारा उसे निगल लिया गया। ये शक्ति द्वारा पूर्ण दमन था। यदि दिव्य पवित्र नेत्र न होता तो डीएस बड़ी ई के पास ऐसी प्रबल शक्ति का सामना करने का कोई साधन नहीं होता। शक्तिशाली लोग विस्मय से देख रहे थे कि कैसे भयानक प्रहार तरंगों ने आकाश को तबाह कर दिया। वास्तविक महासागरीय विशाल लहरें प्रचंडता के करीब भी नहीं आ सकीं, जिससे डीएस बड़ी ई को केवल दिव्य पवित्र नेत्र से ही प्रतिक्रिया करने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि उनकी अन्य क्षमताओं का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। हालांकि पवित्र नेत्र दिव्य प्रकाश अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाला है और डीएस बड़ी ई संभवतः इसका लगातार उपयोग नहीं कर सकते थे। फिर भी लिन शेन की मुट्ठियों की लहरें इतनी उग्र थीं मानो उनमें कुछ भी खर्च न हो, और यहाँ तक कि डीएस बड़ी, जो लगभग अजेय थी, में भी थकान के लक्षण दिखने लगे, क्योंकि पवित्र नेत्र दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। बेशर्म, ये कैसा द्वंद्व है! ये स्पष्ट रूप से उन 4 महिलाओं का ही असर है जिन्होंने उसे बहुत मजबूत बढ़ावा दिया है, अन्यथा वह डीएस बड़ी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। यह आदमी सचमुच बहुत चालाक है, अपनी और अपने पालतू जानवरों की कुशलताओं का इस्तेमाल करके डीएस बड़ी को कमजोर कर देता है और फिर उस गिरोह से अपनी ताकत बढ़ा लेता है। इस उतार चढ़ाव के साथ डीएस बड़ी की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई दूसरा निर्वाण प्राणी भी वहां होता तो भी शायद उन्हें भी उसी तरह दबाया और पीटा जाता। लिन शेन ने पालतू जानवरों का उपयोग करके पहले ही नियम तोड़ दिए हैं, बैंड लाने की तो बात ही छोड़िए। यह कोई द्वंद्व युद्ध नहीं है, ये बहुमत द्वारा बदमाशी है। सभी बड़े लोग धार्मिक क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में कुछ आश्चर्य भी था। बैंड ने लिन शेन को जो बढ़ावा दिया वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था, जिससे लिन शेन की ताकत उस स्तर तक पहुंच गई जो निर्वाण प्राणी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जुड़े रहें। यदि उनके प्रतिद्वंद्वी डीएस बड़ी ई नहीं होते तो किसी भी अन्य एस्केंडे को संभवतः उसी स्थान पर अपना कड़वा अंत मिल जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि डीएस बड़ी ई के पास भी लिन शेन की मुट्ठियों की लहरों को तोड़ने की शक्ति नहीं थी, जैसे कि एक विशाल महासागर। जैसे जैसे पवित्र नेत्र दिव्य प्रकाश कमजोर होता गया, जब वह फिर से लहरों की ओर बढ़ा तो डीएस बड़ी ई का शरीर वास्तव में एक कदम पीछे हट गया। डीएस बड़ी ई वास्तव में पीछे हट गई थी। दुष्ट क्यानचुन का चेहरा अविश्वास से भरा था। उसने शुरू में सोचा था कि लिन शेन जेंटलमैन को जार में आमंत्रित करके डीएस बड़ी ई को नियंत्रित करेगा, लेकिन उसने इस तरह की लड़ाई की उम्मीद नहीं की थी, जहां यह एक सामने से कठोर टकराव था जिससे डीएस बड़ी ई वापस लड़ने में असमर्थ हो गई। दुष्ट क्यानचुन ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, न ही उसने कभी इसकी कल्पना की थी। बाहरी मदद पर निर्भर रहना। पता चलता है कि कोई इतना मजबूत हो सकता है। दुष्ट क्यानचुन ने ये जिंग चौकड़ी को कड़ी मेहनत करते हुए देखा। उसे अचानक एक आभास हुआ, आपकी अपनी ताकत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन बाहरी सहायता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर लिन शेन का अपना बैंड और भी मजबूत होता तो शायद वे डीएस बड़ी ई को पूरी तरह से हरा सकते थे। एक व्यक्ति की ताकत अंततः सीमित होती है। ये वास्तव में सच है कि संख्या में ताकत होती है। ये सिर्फ इतना है कि मेरे दुष्ट ड्रैगन कबीले में बहुत कम सदस्य हैं। यदि हमारे दुष्ट ड्रैगन कबीले में अधिक सदस्य होते तो हम निश्चित रूप से अब की तुलना में बहुत मजबूत स्थिति में होते और ब्रह्मांड की सबसे प्रमुख जाति के सिंहासन के लिए भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते थे। भले ही मैं सज्जन को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल कर लूं, ये सिर्फ मेरी अपनी ताकत को थोड़ा मजबूत बना देगा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 1000 दुष्ट ड्रैगन बच्चों को जन्म दे सकता हूं, और उन 1000 दुष्ट ड्रैगन बच्चों के बड़े होने के बाद उनमें से प्रत्येक ने 1000 और दुष्ट ड्रैगन बच्चों को जन्म दिया। दुष्ट क्यानचुन, जिसने हमेशा व्यक्तिगत मार्शल कौशल की वकालत की थी, चुपचाप एक वैचारिक बदलाव से गुजर रहा था।
डीएस बड़ी ई जल्दी से पीछे हट गया। मुट्ठियों की लहरों की सीमा से बाहर निकलते हुए उसने लिन शेन की लहरों को तोड़कर आगे निकलने की कई बार कोशिश की, लेकिन सभी परिणाम विफलता में समाप्त हो गए। वह खुद बहुत कमजोर हो गया था और लिन शेन को बैंक का बढ़ावा बहुत मजबूत था। चाहे उसके कौशल कितने भी शक्तिशाली हों, वे लिन शेन की मुट्ठी की लहरों को तोड़ नहीं सके। शुरू में उसने सोचा था कि लिन शेन लंबे समय तक मुट्ठी की ऐसी लहरों को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह खुद लगभग अपनी सीमा पर था और फिर भी लिन शेन की मुट्ठी केवल ताकत में बढ़ती गई, जिससे डीएस बड़ी ई ने जीत की उम्मीद पूरी तरह से खो दी। लड़ाई जारी रखना व्यर्थ था। डीएस बड़ी ई ने युद्ध के मैदान से वापस आकर लिन शेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। मैं हार गया, डीएस बड़ी ई ने आह भरते हुए कहा। उसने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन उसे बहुत घुटन महसूस हुई। उसके पास स्पष्ट रूप से यह साबित करने की क्षमता थी कि वह लिन शेन से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन बैंड के बढ़ावा के साथ उसकी अपनी क्षमताएं कम उपयोगी थीं। यद्यपि कुछ अनिच्छा के बावजूद डीएस बड़ी ई ने इसे स्वीकार कर लिया। जैसा कि लिन शेन ने शुरू में पूछा था, क्या जीवन या मृत्यु द्वंद्व में कोई साधन इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि यह जीवन या मृत्यु द्वंद्व था, जाहिर है लक्ष्य जीवित रहना था। लिन शेन ने जो भी साधन इस्तेमाल किए वे उचित थे और डीएस बड़ी ई ने इसे स्वीकार किया। लेकिन अंदर से वह दबा हुआ और असहज था। अपने जन्म के बाद से उसने कभी इतना निराश महसूस नहीं किया था। लिन शेन ने अपने पंखे से इशारा किया और ये जिंग चौकड़ी का गायन और संगत बंद हो गई। आपका धन्यवाद, लिन शेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। शेन का मूड तो सुधर गया था, लेकिन लड़ाई देख रहे बड़े लोग भी डीएस बड़ी ई की तरह ही घुटन महसूस कर रहे थे। उन सभी को संयम बरतने में असहजता महसूस हो रही थी। सर्वोच्च कबीले के क्षेत्र में किसी बाहरी जाति के व्यक्ति द्वारा संख्यात्मक लाभ से डीएस बड़ी ई को पराजित करना अनसुना था। हाँ, उनकी नज़र में लिन शेन ने अपने पक्ष में संख्याओं के साथ जीत हासिल की थी, क्योंकि बैंड की 4 महिलाओं से युद्ध गीत को बढ़ावा दिए बिना, यहाँ तक कि अपने कमजोर कौशल के साथ, वह संभवतः डीएस बड़ी ई का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। अब उन्हें अचानक लगा कि जब लिन शेन अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन कर रहा था तो उसे जाने देना बेहतर होता। यदि उन्होंने उसे तब जाने दिया होता तो कम से कम डीएस बड़ी ई की अजेय के रूप में प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती। इस तरह से हार स्वीकार करने से न केवल डीएस बड़ी ई को दुख हुआ, बल्कि वे सभी भी अपमान में समान रूप से भागीदार हुए। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे, फिर भी वे इसे व्यक्त नहीं कर सके। नहीं, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। यह कोई असली द्वंद्व नहीं है, परिणाम मायने नहीं रखता, एक बड़े शॉट ने गुस्से में कहा। मेज पटक दी और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने लू रान की ओर देखा और कहा, आप डीएस बड़ी ई के गुरु हैं, आपको क्या कहना है? युवक, कुछ असफलताओं का सामना करना बुरी बात नहीं है। डीएस बड़ी ई को पहले कोई चुनौती नहीं दे पाया था, एक लड़ाई हारना अच्छी बात हो सकती है, लोरान ने शांति से कहा। दरअसल उसने भी ऐसा ही सोचा था। डीएस बड़ी ई के लिए पहले ये सब बहुत आसान था और अब कुछ असफलताओं का सामना करना बाद में एक वास्तविक जीवन मृत्यु की लड़ाई में एक बड़ा नुकसान झेलने से बेहतर था। लिन शेन ने आज डीएस बड़ी ई को 2 सबक सिखाए थे और यह महसूस करने से दूर कि लिन शेन धोखेबाज था, लोरैन वास्तव में काफ़ी सराहना कर रहा था कि वह डीएस बड़ी ई को ये 2 सबक देने में कामयाब रहा था। एक बार जब लोरैन बोल चुका तो अन्य बड़े लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और इसके अलावा ये डीएस बड़ी ई और लिन शेन के बीच की लड़ाई थी, जहां उनके पास हस्तक्षेप करने के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं थी। सुप्रीम अकेडमी के अपने नियम थे और वे एकमात्र आरोही स्तर के व्यक्ति को धमका नहीं सकते थे। अगर वे ऐसा करना भी चाहें तो नियम इसकी अनुमति नहीं देंगे, और यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लिन शेन कोई साधारण आरोही नहीं था, वह इस यात्रा पर सेलेस्टियल रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। नहीं, ये गिनती में नहीं आता। ये स्पष्ट रूप से एक द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत हुआ था। आपने ये जिंग और अन्य लोगों की मदद ली थी, जो कि केवल संख्या के आधार पर बदमाशी थी, और यह बिल्कुल भी एक पर एक द्वंद्व युद्ध नहीं था। एक आवाज ने उनके आंतरिक विचारों को व्यक्त किया। वक्ता तियान युनशियांग थे, जो द्वीप से युद्ध देख रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने उम्मीद की थी कि डीएस बड़ी ई लिन शेन को हरा देगा और अपनी सर्वोच्च दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसके बजाय वह केवल डीएस बड़ी ई की निराशाजनक रियायत को देख सकती थी, गहरी सहानुभूति व्यक्त कर सकती थी, जैसे कि वह स्वयं अपमानित हुई हो और वह डीएस बड़ी ई के लिए आक्रोशपूर्वक बोलती हुई सामने खड़ी थी। लिन शेन पहले से ही ऐसी प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित था, वह उस नासमझ लड़की की टिप्पणियों से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। यदि यह वास्तविक युद्ध क्षेत्र होता तो संभवतः किसी कमांडर द्वारा अपने ध्वज के लिए बलिदान के रूप में ऐसे व्यक्ति का सिर काट दिया जाता। हालांकि यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था और तियान युनजियांग इंसान नहीं था। अगर दिव्य जाति ने ऐसी मूर्ख राजकुमारी पैदा की तो यह दिव्य जाति और सम्राट तियानशु का मामला था, और लिन शेन का इससे कोई लेना देना नहीं था, न ही वह दिव्य जाति की परेशानियों के बारे में चिंता करता। मैं आपको जेड पट्टिका पर नाम बदलने के बारे में किसी और समय परेशान करूंगा।
हम अब विदा लेते हैं, लिन शेन ने तियान युनजियांग पर कोई ध्यान नहीं देते हुए कहा। वह दूर जाने के लिए तैयार था। लिन शेन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? तियान युनजियांग ने गुस्से से लिन शेन का रास्ता रोक लिया। राजकुमारी युनजियांग, फिर आप क्या चाहती हैं? क्या आप केवल तभी संतुष्ट होंगी जब मैं डीएस बड़ी ई के हाथों मर जाऊं? यदि ऐसा है तो आप सम्राट से अनुमति मांगें। उनसे सिर्फ एक शब्द और डीएस बड़ी ई को एक उंगली भी उठाए बिना मैं अपना सिर काटकर उन्हें पेश कर दूंगी, लिन शेन ने तियान युनजियांग को ठंडे भाव से देखते हुए कहा। मेरा यह मतलब नहीं था। तियान युनजियांग लिन शेन के व्यवहार से थोड़ा भयभीत थी और अनजाने में उसने अपनी नज़रें हटा लीं, उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल पाई। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप डीएस बड़ी ई के साथ एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ें। तियान युनजियांग को लगा कि लिन शेन से डरना शर्मनाक था और उसने कुछ गुस्से में कहा, हमारी दिव्य जाति को सम्मानपूर्वक जीतना चाहिए, हम ऐसे घृणित साधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? नायक ऐसा नहीं करते हैं। मैंने कब कहा कि मैं हीरो हूं? लिन शेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपना रोमांच जारी रखें। तियान युनजियांग के पास अचानक शब्द नहीं बचे। राजकुमारी युनशियांग, मैं आपकी ओर से कहे गए उचित शब्दों की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं पहले ही हार चुकी हूँ और यह एक निर्विवाद तथ्य है, डीएस बड़ी ई बोली। एड्स बाय पब फ्यूचर, तियान युनशियांग ने कहा, आप हारे नहीं हैं, आप संख्या में बस कम थे। हार तो हार ही होती है, किसी और मामले से उसका कोई संबंध नहीं होता। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को गंभीरता से देखते हुए कहा, इस बार मैं हार गई, लेकिन अगली बार मैं फिर जीत जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुम्हें फिर से देखूंगी तो तुम और भी मजबूत हो चुकी होगी। उसके बोलने के बाद डीएस बड़ी ई ने लिन शेन और अन्य लोगों को थाउजेंड आइलैंड स्टार से दूर भेजने की तैयारी की। अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और एक विशालकाय प्राणी अंतरिक्षीय युद्धपोत की तरह उभरकर आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। आकाश में विशालकाय पिंड पूरे आकाश को ढकता हुआ प्रतीत हो रहा था तथा छोटे द्वीपों और निकटवर्ती समुद्रों पर उसकी छाया पड़ रही थी। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उस विशालकाय जीव का शरीर नीली बिजली से लिपटा हुआ था। बिजली चारों ओर फैल गई और एक पल में आसमान हर जगह मकड़ी के जाले जैसी चमकती नीली बिजली से भर गया। वह है एक उत्परिवर्तित थंडर कुनपेंग। देखने वाले सभी शक्तिशाली लोगों का रंग बदल गया, उनकी आंखों के सामने की छवियां अचानक बंद हो गईं, प्रक्षेपण संकेत खो गया। लू रैन एक पल में गायब हो गया और स्थिति का एहसास होने पर कई शक्तिशाली लोग एक के बाद एक गायब हो गए और थाउजेंड आइलैंड स्टार के टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर भागे। उत्परिवर्तित थंडर कुनपेंग थाउजेंड आइलैंड स्टार का एक अनोखा निर्वाण प्राणी है, न कि कोई साधारण निर्वाण प्राणी। जब थंडर कुनपेंग पानी में प्रवेश करता है तो वह कुन बन जाता है, जब वह स्वर्ग की ओर बढ़ता है तो वह पेंग बन जाता है। उसका शरीर बहुत विशाल होता है और उसमें अनंत यिन यांग थंडर की शक्ति होती है। अनंत यिन यांग थंडर में सभी चीज़ों को निगलने और नष्ट करने की विशेषता है। एक बार अनंत यिन यांग थंडर से टकराने पर शरीर प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो देगा। यदि यह निर्वाण स्तर का प्राणी है तो अनंत यिन यांग थंडर का कुछ हद तक सामना करने के लिए निर्वाण की शक्ति का उपयोग करने का एक मौका हो सकता है, लेकिन इसके लिए शीर्ष स्तरीय निर्वाण गुणों वाला निर्वाण प्राणी होना चाहिए। साधारण निर्वाण प्राणी निर्वाण की शक्ति के साथ भी अनंत यिन यांग थंडर के संपर्क में आने पर प्रतिरोध करने की क्षमता खो देंगे। मूल रूप से एक अकेले थंडर कुनपेंग को खत्म करने के लिए कई निर्वाण प्राणियों की मृत्यु हो गई थी और यह एक दर्जन से अधिक निर्वाण प्राणियों द्वारा घेर लिए जाने की परिस्थिति में हुआ था और वह एक गैर उत्परिवर्तित थंडर कुनपेंग था। उन्होंने अभी अभी जो उत्परिवर्तित थंडर कुनपेंग देखा था वह अकादमी द्वारा पहले समाप्त किए गए कुनपेंग से कहीं अधिक भयानक था। यदि डीएस बड़ी ई, तियान युनजियांग या लिन शेन को कुछ भी हुआ तो सेलेस्टियल रेस उसे आसानी से जाने नहीं देगी। स्वर्गीय जाति का रोष एक बात थी, लेकिन वे कम से कम डीएस बड़ी ई के साथ किसी भी मुद्दे को स्वीकार कर सकते थे। उत्परिवर्तित थंडर कुनपेंग के प्रकट होने के साथ ही आकाश और पृथ्वी के बीच हर जगह बिजली चमकने लगी। लिन शेन ने तुरंत सभी को जल्दी से दूर जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब उन्होंने कलाई विरासत डिवाइस को सक्रिय करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि यह काम नहीं कर रहा था। जैसे ही बिजली आसमान में चमकी, डीएसी एक दिव्य आभा के साथ चमक उठा, आकाश का सामना करते हुए, और 1 किलोमीटर के दायरे में धूल सितारों की तरह चमक उठी और उसके हाथ की ओर इकट्ठी हो गई। एस बड़ी ई की हथेली के ऊपर धूल के असंख्य तारे जैसे कण एकत्रित हो गए, जिससे एक विशाल प्रकाश तलवार बन गई, जिसे डीएस बड़ी ई ने जैसे ही अपनी बाहों पर की ओर बढ़ाया, वह आकाश में उस विशाल प्राणी की ओर वार करती हुई उड़ी। प्रकाश तलवार के उत्थान के साथ चारों ओर और भी अधिक तारों का प्रकाश प्रकट हुआ, जो तलवार में समा गया, जिससे वह बड़ी हो गई तथा उससे निकलने वाली आभा और अधिक भयावह हो गई। इस जीव का शरीर चील या बाज जैसा था, फिर भी यह अकल्पनीय रूप से विशाल था। इसके पंजे लोहे की तरह काले थे, जबकि इसके शरीर पर पंख क्रिस्टलीय बर्फ सफ़ेद चमक रहे थे।
इसके शरीर पर लगातार नीले नीले रंग की बिजली चमक रही थी, जो पूरे आसमान को भर रही थी। जिस क्षण प्रकाश तलवार आसमान में उड़ी और विशाल पक्षी की ओर बढ़ी, नीले नीले रंग की बिजली स्वतः ही शून्य में प्रकट हुई और तलवार पर लगी। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। प्रकाश तलवार एक विशाल बिजली की छड़ की तरह थी, जो पूरे आकाश से दिशाहीन प्रचंड बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। एक पल के लिए आकाश में बिजली की अनगिनत चमकें प्रकाश तलवार की ओर खींची चली आईं। नीली नीली बिजली की चपेट में आकर तलवार में मौजूद सभी कण विद्युतीकृत हो गए, हवा में ही जम गए और पूरी तरह से गतिहीन हो गए। फिर लिनशेन और अन्य लोगों ने देखा कि अनगिनत धूल के कण अपनी रोशनी खो रहे हैं और तुरंत काली राख में बदल रहे हैं, जो ज्वालामुखी की राख की तरह नीचे गिर रही है। ये कौन? ये युए और ये जिंग ने तुरंत अपने अपने जीवन आधारों को बुलाया और उन्हें आकाश में ऊपर उठने का निर्देश दिया। ड्रम सेट अपने आप बज रहा था, गिटार और बास बिना तारों पर उंगलियों के बज रहे थे और कीबोर्ड पर उतार चढ़ाव हो रहा था जब वे एक अजीब संगीत बजा रहे थे। रहस्यमय विशाल पक्षी का मुकाबला करने के प्रयास में भयानक ध्वनि शक्ति आगे बढ़ रही थी। धमाका! लेकिन आकाश में गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज गूंजी और उनकी संगीत शक्ति बिखर गई, उनकी ध्वनि लगभग अप्राप्य हो गई। अगले ही पल चारों लाइफ बेस पर बिजली चमकने लगी। नीले रंग के बोल्ट लाइफ बेस पर गिरे, जिससे वे बिजली की धाराओं में लिपटे हवा में लटक गए। चाहे ये बहनों ने उन्हें नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश की हो, वे लाइफ बेस को 1 इंच भी हिला नहीं पाईं। पलक झपकते ही बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त जीवन आधारों से काला धुआं उठने लगा, उनके कुछ हिस्से जलकर नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबके चेहरे घबराहट से पीले पड़ गए। निर्वाण स्तर की ये बहनें पक्षी के हमले का सामना करने में असमर्थ थीं और कौन विशालकाय पक्षी के हमले का सामना कर सकता था। वध के लिए तैयार न होने के कारण सभी ने अपने आत्मा आधारों की पेशकश शुरू कर दी। वे अपने स्वयं के जीवन आधारों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्हें डर था कि धूल जीवन आधारों और वाद्य जीवन आधारों की तरह वे सीधे बिजली से नष्ट हो जाएंगे। और वास्तव में, जैसा कि उन्हें डर था, जिस क्षण उनके आत्मा आधार हवा में उड़े, उन्होंने स्वतः ही बनने वाली नीली नीली बिजली को आकर्षित किया। कहीं से भी अनगिनत बिजली की चमक गिरी और उनके आरोही स्तर के आत्मा आधार बिजली से तुरंत काले हो गए, राख में बदल गए, जो हवा में बिखर गए। डीएस बड़ी ई के शरीर पर एक दिव्य चमक और अधिक चमक उठी तथा दिव्य पवित्र नेत्र एक बार फिर उसके माथे पर प्रकट हो गया। दिव्य पवित्र नेत्र से निकली किरण बिजली की परतों को भेदती हुई आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी बिजली से चकनाचूर होने से पहले विशाल पक्षी के चेहरे तक नहीं पहुंच सकी। ये देखकर कि डीएस बड़ी ई भी उस विचित्र पक्षी की बिजली को रोक नहीं सका तथा पक्षी के साथ साथ नीली बिजली भी अस्तित्व में आ गई तथा आकाश और पृथ्वी के बीच बिजली के पिंजरे की तरह उत्पात मचाने लगी, हर कोई यह सोचकर काम उठा कि वे जल्द ही बिजली से अभिभूत हो जाएंगे। हमें भागना चाहिए। तियान युनशियांग ने कभी ऐसी बात का अनुभव नहीं किया था। उसका चेहरा भयावह छाया में था, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। कोई बच नहीं सकता। यह एक थंडर कुनपेंग है। इसकी गति अपने साथियों के बीच बेजोड़ बताई जाती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि हम केवल आरोही हैं, भले ही हम एक ही स्तर के निर्वाण प्राणी हों, हमारी गति संभवतः इसकी गति से आगे नहीं बढ़ सकती। हम अभी भी जीवित हैं क्योंकि यह हमें अभी तक मारना नहीं चाहता है। ये हमारे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा है। डीएस बड़ी ई ने अपराध बोध के साथ कहा, यह मेरी गलती है। मुझे लगा कि थंडर कुनपेंग बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कोई अभी भी मौजूद होगा, और ऐसा लगता है कि यह कोई उत्परिवर्ती है, कोई कम नहीं। जैसे ही डीएस बड़ी ई ने बात की, तियान युनशियांग और भी हताश हो गया। अगर डीएस बड़ी ई ने भी शक्तिहीन होने की बात स्वीकार कर ली तो इस बार उनकी मृत्यु निश्चित थी। ये कौन? युद्ध गीत शुरू करो। लिनशेन ने तियान युनजियांग की भावनाओं की परवाह नहीं की। उसे थंडर कुनपेंग की बिजली गिरने से पहले इस प्राणी को भगाना था, अन्यथा वे सभी आज यहाँ नष्ट हो जाते। ये कौन की 4 देवियों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उनके संयुक्त सबसे शक्तिशाली प्रहार को थंडर कुनपेंग ने आसानी से रोक दिया था और अब उनके जीवन आधार विनाश के कगार पर थे। कुनपेंग तेजी से आया और उतनी ही तेजी से चला गया, बिल्कुल हवा की तरह। अपने पंखों की फड़फड़ाहट में 90,000 ली की दूरी तय कर ली। क्षण भर में ही थंडर कुनपेंग वायुमंडल से बाहर निकलकर शून्य में लुप्त हो गया तथा उसके जाते ही सारी बिजली और गड़गड़ाहट भी समाप्त हो गई। लिनशेन वहां हतप्रभ होकर खड़ा था, पहले से ही एक हताश लड़ाई के लिए तैयार था, जब अप्रत्याशित रूप से थंडर कुनपेंग बस चला गया। दूसरों को शायद पता न हो कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लिनशेन को अपने दिल में स्पष्ट रूप से पता था कि फैटी की नर्म चहचहाहट के बाद ही थंडर कुनपेंग ने अचानक प्रस्थान किया था। उसकी फिंगर सैंड बिल्कुल भी काम की नहीं थी। उन्होंने इसे इस तरह देखा, लेकिन डीएस बड़ी ई, तियान युनजियांग और अन्य लोग इसका कारण नहीं जानते थे। उन्होंने केवल लिनशेन को आकाश में थंडर कुनपेंग पर अपनी उंगली उठाते हुए देखा और एक भयभीत पक्षी की तरह वह बादलों में भाग गया। डीएस बड़ी ई ने लिनशेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा, उसकी निगाह कुछ अजीब थी।
तियान यूनज़ की आंख भी लिन शेन को घूर रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें पहले वाली लिन शेन से कुछ बदल गई थीं। वह नहीं जानती थी कि क्या बदल गया था, उसे केवल यह महसूस हो रहा था कि किसी तरह अब वह उसे इतना परेशान नहीं करता था। ये को उनकी 4 लड़कियों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, उनके जीवन आधार वापस मिल गए थे, और हालांकि वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन सौभाग्य से नष्ट नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें समय से पहले वापस ले जाया गया था। कुछ तरीकों से पुनर्प्राप्ति अभी भी संभव थी। तियान यूनज़ियांग की तरह उनका मानना था कि लिन शेन की उंगली से थंडर कुनपेंग डर गया था, उनके दिल अविश्वास से भर गए थे। लेकिन उनकी आंखों के सामने ये निर्विवाद तथ्य था कि लिन शेन के स्वर्ग की ओर इशारा मात्र से थंडर कुनपेंग डरकर भाग गया था, लगभग एक चमत्कारी संकेत की तरह। तभी उनके मन में यह विचार आया, मानो वे लिन शेन के साथ रहने के लिए ही पैदा हुए हों। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन के लिए युद्ध गीत गाने से उनकी शक्ति इतनी आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच सकती है, फिर अगर वे लिन शेन का अनुसरण करना जारी रखते हैं और वे सभी अमर स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो ब्रह्मांड में कौन उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। उन्हें ब्रह्मांड में जीवित रहने के लिए लिन शेन पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी, और लिन शेन को भी उनकी सहायता के लिए उनके युद्ध गीत की आवश्यकता थी। उन्हें लगा इससे अधिक ठोस रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जब तक वे असहमतिपूर्ण विचार विकसित नहीं करते, लिन शेन को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरकार लिन शेन को अन्य लोग कहाँ मिल सकते थे जो युद्ध गीत के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। वे यह नहीं समझ पाए कि उत्परिवर्ती थंडर कुनपेंग को डराना लिन शेन की ताकत के कारण नहीं था और न ही उनके युद्ध गीत से संबंधित था, बल्कि यह फैटी के कारण था जो अभी भी लिन शेन के कंधे पर बैठा था। लिन शेन के पीछे खड़े यांग यूडू ने फैटी को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे वापस अपने बैग में रख लिया और फिर आराम से चला गया, जिससे लिन शेन भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अकेला रह गया। वेई वुफू का सफ़ेद लबादा गायब हो गया और क्विक्सिन लकड़ी की मछली भी वापस ले ली गई। अपने अपने विचारों के साथ लिन शेन को देखते हुए अचानक कई आकृतियों को द्वीप पर टेलीपोर्ट होते देखा। सबसे पहले लू रान पहुंचे, उसके बाद अकादमी के कई बड़े लोग पहुंचे। अंदर प्रवेश करने पर वे सभी म्यूटेंट थंडर कुनपेंग को एक क्षण में ही मार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने पाया कि आसमान साफ था और उस प्राणी का कोई पता नहीं था। डीएस बड़ी और अन्य लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर तथा बिना किसी हताहत के कई बड़े लोगों ने राहत की सांस ली। उत्परिवर्ती थंडर कुनपेंग इतना अधिक भयानक था कि साधारण असेंशन और निर्वाण प्राणी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यदि डीएस बड़ी निर्वाण में वापस लौट सकता तो उत्परिवर्ती थंडर कुनपेंग से निपटना अभी भी संभव हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह वर्तमान में आरोही स्तर पर था। इस प्रकार संभवतः थंडर कुनपेंग का कोई मुकाबला नहीं था। यह निस्संदेह सबसे अच्छा परिणाम था। डीएस बड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लिन शेन और तियान यूनज़ियांग भी सुरक्षित थे और सर्वोच्च वंश और दिव्य जाति शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी वे सभी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर डीएस बड़ी और उसके समूह ने उत्परिवर्ती थंडर कुनपेंग को कैसे रोका। डीएस बड़ी, क्या तुम ठीक हो? लू रान ने उसकी जांच की और पूछा। मैं ठीक हूँ, डीएस बड़ी ने अपना सिर हिलाया। आपने थंडर कुनपेंग को कैसे रोका? लू रैन ने पूछना जारी रखा। कई बड़े लोग भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए डीएस बड़ी के पास गए। मैंने कुछ नहीं किया, ये लिन शेन था जिसने थंडर कुनपेंग को एक उंगली से डराकर भगा दिया, डीएस बड़ी ने सच्चाई से कहा। फिर भी उसके ईमानदार शब्दों को सुनकर लू रैन और अन्य लोगों के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं तथा उन्हें यह विश्वास करना कठिन हो गया कि डीएस बड़ी ने क्या कहा था। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि क्या हुआ? लू रैन को धैर्यपूर्वक पूछना पड़ा। डीएस बड़ी ने लिन शेन द्वारा आकाश की ओर उंगली उठाने की घटना का वर्णन किया, जिसके बाद थंडर कुनपेंग डरकर भाग गया। लू रान और दूसरे बड़े लोगों के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव उभरने लगे। अगर ये शब्द डीएस बड़ी के मुंह से नहीं निकले होते तो वे इसे एक पौराणिक कहानी समझते। उन्होंने लिन शेन की ताकत पहले भी देखी थी और वॉर सॉन्ग से मिली बढ़त के बाद भी उन्हें निर्वाण स्तर के भीतर केवल मध्यम स्तर का ही माना जा सकता था। वह उत्परिवर्तित थंडर कुनपेंग बिना किसी संदेह के एक शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणी था। लिन शेन ने कोई शक्ति भी नहीं छोड़ी थी, केवल अपनी उंगली फैलाई थी और यह उसे डराने के लिए पर्याप्त था। अगर यह एक पौराणिक कहानी नहीं थी तो क्या थी? फिर भी डीएस बड़ी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, न ही वह झूठा था। उसके पास निश्चित रूप से लिन शेन के लिए कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने जो कहा वह सच होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि लू रैन और अन्य अमर स्तर के दिग्गजों के लिए ऐसी सच्चाई को समझना मुश्किल था। थंडर कुनपेंग सिर्फ इसलिए क्यों भाग गया क्योंकि लिन शेन ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई थी। बाहर लोग इकट्ठे होकर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब उन्होंने एक के बाद एक बड़े लोगों को टेलीपोर्टेशन सरणी में भागते देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि शायद कुछ बड़ा हुआ है। क्या लिन शेन को डीएस बड़ी ने मारा होगा? यदि लिन शेन की हत्या डीएस बड़ी ने की थी तो संस्थान के शिक्षक इतनी जल्दी में क्यों थे?
मुझे लगता है कि यह अधिक संभावना है कि डीएस बड़ी ई की हत्या लिन शेन ने की थी और इसीलिए वे इतने चिंतित हैं। कोई रास्ता नहीं। लिन शेन डीएस बड़ी ई को कैसे मार सकता है? क्या यह आपसी विनाश हो सकता है? लोग तरह तरह की संभावनाओं के बारे में अटकलें लगा रहे थे। उनकी निगाहें टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर लगी हुई थीं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ पता चल जाए। बहुत समय नहीं बीता था, लेकिन इंतजार करने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। अंततः टेलीपोर्टेशन स्टेशन से कोई बाहर आया। समूह का नेतृत्व संस्थान के बड़े लोग कर रहे थे। उनके पीछे तियान युनशियांग और लिन शेन थे, जिन्हें सुरक्षा दी जा रही थी, तथा पीछे डीएस बड़ी ई और एविल कियांचुन थे। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कौन जीता और कौन हारा? ऐसा लगता है कि कोई घायल नहीं हुआ है। शिक्षक अभी जल्दी में क्यों थे? आखिर क्या हो रहा है? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के नए अध्यायों का आनंद लें। टेलीपोर्टेशन स्टेशन को पूरी तरह से घेर चुकी भीड़ को देखते हुए लोरैन ने उदासीनता से कहा, डीएस बड़ी ई और लिन शेन के बीच द्वंद्व युद्ध में लिन शेन जीत गया। अब तितर बितर हो जाओ। ये सुनकर वहां कोहराम मच गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि लिन शेन ने लड़ाई जीत ली है। बोलने के बाद लोरैन ने दूसरों द्वारा किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से तियान युनजियांग और लिन शेन को वापस होटल में पहुंचाया। स्वाभाविक रूप से लोगों ने लिन शेन और अन्य लोगों को परेशान करने या डीएस बड़ी ई से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसके बजाय दुष्ट कियांचुन उनका लक्ष्य बन गया। जब बड़े लोग चले गए तो कई छात्र जो दुष्ट कियांचुन के साथ अच्छे संबंध रखते थे, वे वहां एकत्रित हो गए तथा ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि थाउजेंड आइलैंड स्टार पर क्या हुआ था। खबर कि लिन शेन ने थंडर कुनपेंग को एक उंगली से पीछे धकेल दिया अकादमी में तेजी से फैल गई। हालांकि अधिकांश लोगों ने इस दावे पर विश्वास नहीं किया और इसे महज अफवाह समझा। अफवाहों को बुद्धिमान रोक देते हैं, ये कहावत सुप्रीम अकेडमी के विद्यार्थियों द्वारा पूरी तरह से पालन की जाती है। बहुत कम व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने सोचा कि किसी ने अतिशयोक्ति की है और लिन शेन उतना दुर्जय नहीं था। यहाँ तक कि जिस घटना में लिन शेन ने डीएस बड़ी ई को हराया था, उसके बारे में भी कहा गया कि कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। बेशक इसमें और भी कुछ था। लिन शेन को इन बातों की परवाह नहीं थी। लू रैन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें उनके होटल में वापस पहुंचाया और जाने वाला था। लिन शेन ने लू रैन से संपर्क किया। शिक्षक लो रैन, क्या मैं आपसे एक पल बात कर सकता हूं? लिन शेन ने लो रैन को पुकारा। यह क्या है? लो रैन कुछ आश्चर्यचकित थी और सोच रही थी कि लिन शेन उसे क्यों ढूंढ रहा है। लिन शेन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप डेमन बोन नाम के एक टाइगर व्यक्ति को जानते हैं? तुम्हारा मतलब है डेमन मास्टर डेमन बोन? लोरैन की आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने लिन शेन को घूर कर देखा। ऐसा लगता है कि तुम उसे जानती हो। क्या तुम उसके दोस्त हो या दुश्मन? लिन शेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और पूछना जारी रखा, आप वास्तव में क्या जानना चाहते हैं? लोरैन ने लिन शेन को घूर कर देखा। ये देखकर कि लोरैन जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और किसी भी गलतफहमी को रोकने के लिए, लिन शेन ने कहा, मैंने पहले भी उसका सामना किया था और उसने मुझे सुप्रीम कबीले के लोरैन को एक संदेश देने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि वह आप होंगे, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। कौन सा संदेश? लू रैन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, आपसे ये पूछने के लिए कि क्या मूल समझौता अभी भी कायम है। लिन शेन ने मूल शब्दों को लोरैन को बताया और फिर कहा, उन्होंने कहा कि चाहे आपका जवाब कुछ भी हो, उन्हें बता देना। बेशक मैंने कोई वादा नहीं किया, इसलिए अगर आप जवाब न देना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। यदि आप दानव मास्टर डेमन बोन को फिर से देखते हैं तो उसे बताएं कि मूल समझौता अब मान्य नहीं है, लोरैन ने जवाब दिया, जिससे लिन शेन आश्चर्यचकित हो गया। लिन शेन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। क्या तुम्हें डेमन बोन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है? लू रैन की आवाज़ पीछे से आई। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के जरिए अपडेट रहें। मैं बस एक संदेश दे रहा हूँ। आप दोनों का जो भी रिश्ता है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। डेमन बोन ने डेमन मास्टर की उपाधि इसलिए अर्जित की है क्योंकि उसके पास क्षय को चमत्कारी अवस्था में बदलने की क्षमता है, जिससे वह जिस भी छात्र को पढ़ाता है, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी साधारण क्यों न हो, वह साधारण से प्रतिभाशाली में बदल सकता है। ये लगभग जादू जैसा है, यही कारण है कि उसे डेमन मास्टर की उपाधि मिली है। लोरैन की बात सुनकर लिन शेन वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा। लू रैन ने आगे कहा, मैंने भी कुछ समय तक डेमन बोन के अधीन अध्ययन किया है। उस समय मेरी प्रतिभा अच्छी नहीं थी, कोई यह भी कह सकता है कि यह खराब थी, और मैं केवल डेमन बोन पर ही अपनी एकमात्र आशा लगा सकता था, उन्हें अपना शिक्षक मानकर उनसे प्रार्थना कर सकता था और उनका मार्गदर्शन स्वीकार कर सकता था। दूसरों को केवल इतना पता है कि डेमन मास्टर डेमन बोन एक साधारण व्यक्ति को प्रतिभाशाली बना सकता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उससे सीखने की भी एक कीमत है।
डेमन मास्टर डेमन बोन के साथ अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को उसके लिए 3 कार्य करने होंगे, जो भी वह कहे, भले ही वह कोई बहुत बड़ा काम हो, भले ही इसका मतलब अपने माता पिता को मारना हो, उसे करना होगा। जब उसने ऐसी अशिष्ट मांगें की तो क्या किसी ने उसे मना नहीं किया? लिनशेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मना करना मुश्किल है क्योंकि उसने हर छात्र में कमजोरियां छोड़ी हैं। चाहे उन्हें चालें सिखाना हो या उनके शरीर को संशोधित करना हो, उसके पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब होती है। चाहे छात्र कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह उसे आसानी से नष्ट कर सकता है। लू रैन ने आगे कहा, मैं जिस एवोल्यूशन स्किल का अभ्यास करता हूँ, वह भी डेमन बोन से उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से खामियां हैं। उसने जिस समझौते का उल्लेख किया है, वह उसका शिष्य बनने पर उसके लिए 3 कार्य पूरे करने के बारे में है। मैंने पहले ही 2 बार उसकी मदद की है और उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है, इसका मतलब है कि वह यह आखिरी एहसान चाहता है। वह तुमसे क्या करवाना चाहता है? लिनशेन ने पूछने से पहले सोचा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लू रान ने ठंडे स्वर में कहा। डेमन बोन बहुत चालाक है और उसने कई बुरे काम किए हैं। उसने अपने ही टाइगर भाइयों को धोखा दिया, जिससे अनगिनत टाइगर लोगों की मौत हो गई। इससे क्या अच्छा हो सकता है? मैं अब उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं करने जा रहा हूँ। अगली बार जब तुम उसे देखो तो उसे यह बात बता देना। समझ गया। लिनशेन ने सिर हिलाया, लेकिन उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। आपने उल्लेख किया कि डेमन बोन अपनी ही प्रजाति को धोखा देगा और कई टाइगर लोगों की मौत का कारण बना है। वास्तव में क्या हुआ? एड्स बाय पब फ्यूचर। बस राक्षसी रंगे सितारे की घटना की खोज करो और तुम्हें पता चल जाएगा। लोरैन ने लिनशेन को जवाब नहीं दिया, लेकिन जाने से पहले उसे ये शब्द कहकर छोड़ दिया। लू रैन के निर्देशों का पालन करते हुए लिनशेन ने डेमोनिक डाइट स्टार घटना के बारे में जानकारी खोजी और उसे बहुत सारी जानकारी मिली। उसने विवरण को सरसरी तौर पर पढ़ा और यह वास्तव में चौंकाने वाला था। डेमन बोन ने एक ऐसे ग्रह पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था जिस पर डेमोनिक डाइट नामक मानव जीवन रहता था। कई वर्षों तक डेमन बोन डेमोनिक डाइट स्टार पर रहा, उसके निवासियों को मार्गदर्शन और शिक्षा दी, उन्हें आदिम समाज से संक्रमण करने और अंतरतारकीय समुदाय में एकीकृत होने में मदद की। हालांकि अंत में डेमन बोन ने पूरी डेमोनिक डाइट जाति का सफाया कर दिया, एक भी शिशु को नहीं छोड़ा। पूरे डेमोनिक डाइट स्टार को इस हद तक मार दिया गया कि खून की नदियां बहने लगीं। अरबों डेमोनिक डाइट में से एक भी जीवित नहीं बचा, और जिन लोगों ने बाद में जांच की, वे इस भयानक दृश्य से इतने भयभीत थे कि वापस लौटने पर वे मानसिक रूप से आघातग्रस्त हो गए। अमर प्राणियों द्वारा ग्रहों को नष्ट करना कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां अमर प्राणियों ने पहले भी जीवन देने वाले ग्रहों को गलती से नष्ट कर दिया था, लेकिन किसी ग्रह को उड़ा देना और उसके अरबों निवासियों को व्यक्तिगत रूप से मारना पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। लू रैन जैसा कोई व्यक्ति फिर से मदद करने के बजाय बेवफा और विश्वासघाती होना पसंद करेगा, और यह वास्तव में काफी सामान्य था। लिनशेन ने भी उसकी मदद नहीं की होगी। कोई भी नरसंहार होते नहीं देखना चाहता, इसलिए लिनशेन लू रैन की स्थिति को समझ सकता था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दानव मास्टर डेमन बोन इतना भयानक व्यक्ति होगा, न केवल एक अमर बल्कि एक क्रूर हत्यारा भी जिसने अरबों की एक जाति का सफाया कर दिया था। अब तक लिनशेन का मानना था कि दानव मास्टर दानव हड्डी एक निर्वाण प्राणी था। होटल लौटने के बाद लिनशेन ने स्काई पिनेकल स्टार पर वापस जाने पर चर्चा करने के लिए तियान युनजियांग से मुलाकात की। उन्होंने यह मान लिया था कि तियान युनशियांग वापस लौटने के लिए आसानी से सहमत नहीं होगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार उसने कोई बहस नहीं की और सीधे स्काई पिनेकल स्टार पर वापस जाने के लिए सहमति दे दी, जो बहुत ही असामान्य लग रहा था। इस बात से चिंतित कि उसने केवल सतही तौर पर सहमति दी थी और फिर से भाग सकती है, लिनशेन ने चारों येजिंग महिलाओं को बारी बारी से उस पर नजर रखने को कहा। हालांकि अगले दिन जब लिनशेन और अन्य लोग अंतरिक्ष यान में सवार हुए, तब तक तियान युनशियांग ने कोई परेशानी नहीं पैदा की थी और आज्ञाकारी रूप से उनके पीछे यान में चढ़ गया था। लिनशेन को बहुत आश्चर्य हुआ, वह इस बात से उलझन में थी कि अचानक तियान युनजियांग से बात करना इतना आसान कैसे हो गया। कोई बात नहीं, कारण जो भी हो, यह अच्छी खबर है। लिनशेन बहुत खुश था क्योंकि सभी लोग स्काई पिनेकल स्टार पर आसानी से लौट आए थे। तियान युनजियांग ने पूरी यात्रा के दौरान अप्रत्याशित रूप से अच्छा सहयोग किया, यहाँ तक कि लिनशेन के साथ कोई झगड़ा भी नहीं किया, जो उसे कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। लिनशेन, आपकी फिंगर स्किल बहुत मजबूत है, मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ। जब हमें मौका मिले तो मुझे सिखाएं। स्काई पिनेकल स्टार पर इंपीरियल पैलेस की ओर वापस जाने से पहले तियान युनजियांग ने अचानक मुड़कर लिनशेन से नर्म शब्द कहे और फिर चले गए। उसने गलत दवा ले ली होगी, लिनशेन ने सोचा। उसे इस राजकुमार से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिशन को पूरा करने के बाद लिनशेन और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर खुद को फुर्सत में पाया। लिनशेन ने सबसे पहले येजिंग और बाकी लोगों को विशाल रिंग स्टार पर वापस भेज दिया, जबकि वे वेई वुफू और ओयांग यूडू के साथ मानव मात्र ग्रह पर लौट आए।
मुख्य लक्ष्य लॉकी पर्वत पर स्थिति की जांच करना था। लिन शेन ये समझना चाहता था कि लॉकी पर्वत पर क्या चल रहा था, इससे पहले कि अजीब व्यक्ति उसकी तलाश में आए। फिर ये तय करना था कि उस अजीब व्यक्ति को यांत्रिक कलाई घड़ी वापस करनी है या नहीं। ये पहली बार था जब ओयांग यूडू ने गॉड माउंटेन नामक स्थान के बारे में सुना था, और वह ये जानकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि यह रियल्म किंग ग्रह का प्रवेश द्वार हो सकता है। फेई ज़ाइक फैटी के साथ गॉड पर्वत के सामने पहुंचने पर उन्होंने आसानी से पर्वत का पता लगा लिया। शिखर पर चढ़ते हुए वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यहाँ छेद कैसे है? मुझे याद नहीं कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने इसे देखा था। वेई, क्या तुम्हें ये छेद याद है? लिन शेन को अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने जमीन पर बने छेद की ओर इशारा करते हुए वेई वुफू से पूछा। नहीं, वेई वुफू ने निश्चयपूर्वक उत्तर दिया। लिन शेन ने एक नाइट ग्लो फूल निकाला और उसकी रोशनी घने अंधेरे गुफा में डाली। उसे आश्चर्य हुआ। रात्रि चमक वाला फूल, जो विशाल वलय तारे के अंधेरे को भी प्रकाशित कर सकता था, नीचे की गुफा को प्रकाशित नहीं कर सका। लिन शेन ने आगे का रास्ता देखने के लिए कई पालतू जानवरों को बुलाया, लेकिन उनके नीचे जाने के बाद उनसे कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे लिन शेन के साथ उनका संबंध टूट गया हो और वह अब उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। यदि ये तथ्य न होता कि वह अभी भी महसूस कर सकता था कि वे जीवित हैं, तो लिन शेन को संदेह होता कि वे मर चुके हैं। ये गुफा बहुत अजीब है। कौन जानता है कि अंदर क्या है? लिन शेन ने सोचा। गुफा के प्रवेश द्वार के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। ओयांग यूडू छेद के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और कुछ देर तक नीचे देखता रहा। फिर अचानक लिन शेन से बोला, तुमने अभी कहा कि अजीब व्यक्ति को यहाँ यांत्रिक कलाई घड़ी मिली, और कलाई घड़ी के बिना उसके पास मानव मात्र ग्रह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह मीदू स्टार तक पहुँच गया। मुझे पहले ये बहुत अजीब लगा था। क्या तुम्हें लगता है कि यह छेद गॉड माउंटेन के टेलीपोर्टर का प्रवेश द्वार हो सकता है? अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो ये सचमुच संभव लगता है। लिन शेन ने पहले भी इस संभावना पर विचार किया था, लेकिन प्रयास करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मैं पहले नीचे जाकर देखूंगा, ओयांग यूडू ने कहा और सीधे गड्ढे में छलांग लगा दी। उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओयांग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लिन शेन ने कई बार छेद में आवाज़ लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तुम रुको, मैं जाता हूँ। देखो, कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब ओयांग यूडू से कोई खबर नहीं मिली, तो वेई वुफू नीचे जाकर देखने के लिए तैयार हो गया। लिन शेन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। चलो एक के बाद एक, गॉड ब्रदर्स द्वारा दादाजी को बचाने वाला नाटक नहीं करते। चलो एक साथ नीचे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, वेई वुफू ने सिर हिलाया। लिन शेन छेद के किनारे पर खड़ा था। 1, 2, 3 गिना और दोनों एक साथ उसमें कूद गए। छेद में प्रवेश करते ही लिन शेन को तुरंत भारहीनता की तीव्र अनुभूति हुई, मानो वह स्वयं उड़ने की आवश्यकता के बिना ही हवा में तैर रहा हो। जब लिन शेन को एक बार फिर गुरुत्वाकर्षण का एहसास हुआ, तो उसने खुद को खंडहरों के बीच पाया। उसके चारों ओर निर्जीव भूभाग और पत्थर के रास्ते थे, तथा दूर दूर तक कभी कभी जीर्ण शीर्ण इमारतें दिखाई देती थीं। दूर से भी देखा जा सकता था कि कई इमारतें पहले ही ढह चुकी थीं। पत्थर का रास्ता धूल की मोटी परत से ढका हुआ था और आसपास की भूमि पूरी तरह से बेजान थी। पौधे, कीड़े और यहाँ तक कि बैक्टीरिया से भी रहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ग्रह मर गया हो। वेई वुफू उसके ठीक बगल में था, और उसके पास कुछ पालतू जानवर भी थे जिन्हें लिन शेन ने हाल ही में पास में आने दिया था। वे सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे, बस वापस लौटने में असमर्थ थे। वह छेद वास्तव में एक टेलीपोर्टर का प्रवेश द्वार था। लिन शेन ने देखा कि ओयांग यूडू कुछ ही दूरी पर एक इमारत के खंडहर के सामने खड़ा था। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और उस ओर चल पड़े जहां ओयांग यूडू था। कुछ मिला? लिन शेन ने चलते हुए पूछा। उन्होंने पाया कि इस टेलीपोर्टेशन पर उनके हाथ में कोई कलाई घड़ी नहीं थी, जिसका अर्थ था कि वे इस जीर्ण शीर्ण ग्रह को केवल उस पर एक टेलीपोर्टर ढूंढकर ही छोड़ सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ लिखावट तो देखो, ओयांग युयांग ने अजीब भाव से कहा, आगे आधे ढह चुके प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए। लिन शेन और वेई वुफू दोनों ने ऊपर देखा और देखा कि एक साइन बोर्ड धूल से ढका हुआ था और आंशिक रूप से ढह चुके प्रवेश द्वार पर टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ था। संभवतः रस्सी के गिर जाने के कारण साइन बोर्ड से बहुत सारी धूल उड़ गई थी, और वे धूल के नीचे कुछ पात्रों को स्पष्ट रूप से पहचान पाए। नोवा मंदिर। लिन शेन थोड़ा रुका। मानव मात्र ग्रह की पौराणिक कथाओं में नोवा एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता था। लिन शेन की समझ के अनुसार मानव पौराणिक कथाओं को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, मातृवंशीय कबीला चरण और पितृवंशीय कबीला चरण। मातृवंशीय कबीले चरण की पौराणिक कथाओं में सर्वोच्च देवता नुवा थे। नुवा स्वर्ग को सुधारती है और नुवा मानव का निर्माण करती है कि मिथकें उस समय महिलाओं की 2 महत्वपूर्ण क्षमताओं, बच्चे पैदा करना और बुनाई, से मेल खाती थीं।
लिनशेन हमेशा ये सोचते थे कि नुवा महिला शक्ति के युग का प्रतीक है। यह महिलाओं द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने और महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए बनाया गया एक देवता था। अपनी अगली पुस्तक माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर खोजें। मानव मात्र ग्रह पर नुवा मंदिर आजकल मिलना कठिन हो गया है, लेकिन महान आपदा से पहले वे काफ़ी आम थे। मुख्य बात यह थी कि यह अब मानव मात्र ग्रह नहीं था, तो यहाँ नुवा मंदिर क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि एलियंस के पास भी नुवा की किंवदंतियाँ थीं? यह अजीब है, यहाँ नुवा मंदिर क्यों होगा? लिनशेन ने धीरे से कहा। चलो अंदर जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ उपयोगी मिल जाए। मैं देख रहा हूँ कि इस ग्रह पर कुछ भी नहीं है, जिससे मुझे लगता है कि यहाँ जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा। ओयांग युदू ने अपना छाता पकड़े हुए अंदर आते हुए कहा। मंदिर की दीवारें लगभग पूरी तरह से ढह चुकी थीं और उन्हें द्वार से अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। वे तीनों द्वार के चारों ओर घूमकर प्रांगण में पहुंचे और देखा कि भवन का अधिकांश हिस्सा ढह चुका था। प्रवेश द्वार पर रखा पत्थर का धूपदान 2 टुकड़ों में बंट गया था और चारों ओर धूप की राख बिखरी हुई थी। सापेक्ष रूप से कहें तो मुख्य हॉल अभी भी बरकरार था, केवल कुछ टूटी हुई टाइलें थीं और कुल मिलाकर यह अभी भी काफी पूर्ण था। नोवा हॉल का साइन बोर्ड अभी भी दरवाजे के ऊपर लटका हुआ था, लेकिन उस पर इतनी धूल जमी हुई थी कि उसे पढ़ना लगभग असंभव था। केवल कुछ अनुमान लगाने के बाद ही वे तीनों पात्रों को पहचान पाए। ओयांग युडू ने अपने जैद छाते से दरवाजा खोला और हॉल के अंदर का दृश्य देखकर वे तीनों हैरान रह गए। नोवा हॉल के अंदर नोवा की मूर्ति वास्तव में छत की बीम से लटकी हुई थी, जिससे अन्यथा शांत दिखने वाली नोवा की मूर्ति एक लटकते हुए भूत की तरह डरावनी लग रही थी। ये निंदनीय कार्य किसने किया? लिनशेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। किसी ने ये काम किया होगा, क्योंकि मूर्ति रस्सी से लटकी नहीं हो सकती थी। भेंट की मेज 2 टुकड़ों में टूट गई थी और उस पर रखा धूपदान और पटिया भी टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गए थे। लिनशेन ने टैबलेट का एक टुकड़ा उठाया, देखा कि वह बहुत चिकना टूटा हुआ था, मानो उसे एक ही झटके में 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया।